ओके, तो सभी को नमस्ते। पिछले सेशन में हमने देखा कि सुमत्र जो है। नमस्ते अमी जी, नमस्ते। नमस्ते। तो पिछले सेशन में हमने देखा कि सुमत्र जो है, जो राम जी के रथी हैं और दशरथ के मंत्री थे, वो वापस अयोध्या आए और उन्होंने कौशल्या और दशरथ को राम जी का के बारे में बताया कि क्या-क्या हुआ और उनके क्या मैसेज थे दशरथ और कौशल्या और सारी माताओं के लिए। तब फिर दशरथ जी को उनके बचपन की, वो जब युवा थे तब की बात याद आती है कि उनके द्वारा कैसे एक मुनि पुत्र श्रवण का वध हो गया था। और वो तब उन्हें याद आता है कि तब श्रवण के पिताजी जो थे, जो अंधे पिताजी थे, उन्होंने उनको श्राप दिया था कि जब तुम्हारा मृत्यु का समय पास आएगा, उस उस समय तुम भी तुम्हारे प्रिय पुत्र से दूर रहोगे। तो ये बात दशरथ जी ने बताई और फिर उनका देहांत हो गया। अब उनका देहांत हो गया, कोई भी पुत्र वहां पर नहीं था। भरत और शत्रुघ्न जो थे वो तो कैकेयी देश में थे। तो वशिष्ठ जी उनको बुलवाते हैं। जब वो दोनों बच्चे वापस आते हैं, तब भरत को ये पता चलता है कि क्या हो गया अयोध्या में, एकदम अनर्थ सा हो गया है और वो अनर्थ करने वाली उनकी स्वयं की माता जी है। कैकेयी के द्वारा ये अनर्थ हुआ है, जबकि कैकेयी को तो मन में ये था कि वो जो भी कर रही है वो भले के लिए कर रही है भरत के। खैर, बट भरत डजंट एक्सेप्ट और वो बहुत सुनाते हैं अपनी माता को और कहते हैं कि आप ही के कारण पिताजी की भी मृत्यु हुई है और आप ही के कारण मेरे पिता जैसे पिता तुल्य भाई को वनवास में जाना पड़ा है। तो मैं ये राज्य ग्रहण नहीं करूंगा। वो वशिष्ठ जी को भी कहते हैं कि मैं ये राज्य ग्रहण नहीं करूंगा और मैं राम जी को वापस बुलाऊंगा। और फिर वो पूरे लश्कर के साथ, लोगों के साथ, अयोध्या वासियों के साथ, माताओं के साथ चलते हैं राम जी को ढूंढने। और हमने ये भी देखा था कि उन्होंने रास्ता बनवाया था पूरा, क्योंकि वो जंगल था, तो इतने सारे लोगों को ले जाने के लिए उन्होंने प्रॉपर रोड कंस्ट्रक्शन करवाया था, रोड मेकिंग कराया था, सो दैट इतने सारे लोग जा पाए। फिर वो सबसे प्रथम गुह को मिलते हैं और गुह को सबसे पहले तो ये लगता है कि ये कहीं राम को मारने ना आए, तो वो टेस्ट करते हैं। बट जब भरत कहते हैं कि नहीं मैं उनको वापस लेने जा रहा हूँ, तो गुहा उनकी बात मानते हैं और वो भी साथ चलने लगते हैं और वो रास्ता पार कराते हैं। 500 प्लस नौका उनके पास होती है जिससे वो नदी पार कराते हैं। फिर वहां से आगे बढ़ते बढ़ते भरद्वाज मुनि के आश्रम जाते हैं। वहां पर भरद्वाज मुनि भी उनके is the audio okay? There is not getting your voice, not getting your sound. अच्छा, और किसी को बराबर सुनाई दे रहा है। नहीं, we can hear you well. Can hear you well. No, अच्छी तरह सुनाई। No, I can't hear. I heard the others. ओ अच्छा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है अभी भी? हाँ, अभी आई। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा जोर से बोलती हूँ, ठीक है, थोड़ा पास आ। नहीं, okay. Now whatever it is okay now. ओके। हाँ, तो वो भरद्वाज मुनि जो है वो भी टेस्ट करते हैं कि इनका क्या इंटेंशन है, इनका आशय क्या है, हेतु क्या है। तो तभी उनको भी ये सेटिस्फैक्शन होता है कि नहीं भरत जो है वो सही में राम को वापस बुलवाने जा रहे हैं और उनका कुछ बुरा करने के उद्देश्य से नहीं जा रहे। अच्छा, फिर भरद्वाज मुनि, क्योंकि भरद्वाज मुनि को पता होता है राम कहाँ रह रहे हैं। भरद्वाज मुनि ने ही चित्रकूट का चित्रकूट किस तरफ है ये बताया होता है राम जी। तो फिर भरत जाते हैं अपने पूरे सेना के साथ चित्रकूट पर्वत की तरफ। और क्योंकि इतनी बड़ी सेना आ रही है जंगल के अंदर, तो सारे जो पशु पक्षी वहां गए वो भागने लगते हैं, ऐसे कोलाहल सा मच जाता है। तो जब ये कोलाहल सा मच जाता है तो राम जी और लक्ष्मण जी को लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कौन आ रहा है। तो राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जरा देखो तो कौन आ रहा है। तो एक झाड़ पर चढ़कर लक्ष्मण देखते हैं कि चल क्या रहा है। वो तो पर्वत के ऊपर है, पर्वत के ऊपर रह रहे हैं, उनका निवास है, जबकि पर्वत के नीचे फुटहिल्स पर क्या चल रहा है। तो वो देखते हैं इतनी बड़ी सेना आई है और उनको ध्वज से पता चलता है कि ये तो भरत है। तो जब भरत है ये उन्हें लगता है, तो लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित होते हैं और उनको यही लगता है कि भरत जो है ये तो हमें मारने ही आ रहे हैं, नहीं तो क्या उद्देश्य हो सकता है भरत जी का आने का। तो वी विल जस्ट क्विकली सी दैट श्लोक कहाँ पर है वो सब आपको बता देती हूँ। आज खैर हम ज्यादातर तो स्लाइड से ही देखेंगे, पर फिर भी। सो दिस इज 96th सर्ग
पेज नंबर 487, 96 सर्ग, पेज नंबर 487, श्लोक 17, 17वां श्लोक। लक्ष्मण कहते हैं, संपन्नम राज्यमिच्छिस्तुम व्यक्तम प्राप्य अभिषेचनम आवाम हंतु समभ्येति कैकया भरतः सुतः। उसको अब राज्य मिल गया है, भरत को राज्य मिल गया है, उसका अभिषेक हो गया, सब कुछ हो गया है, अब तो निश्चित ही हमको वो मारने आ रहा है। क्यों मारने आ रहा है? हाँ, बेसिकली वी कैन स्किप दैट, वो हमें मारने आ रहा है। और फिर वो कहते हैं कि अच्छा इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो लक्ष्मण कहते हैं, श्लोक नंबर 23, 24, इसे सांप्रतो अयम अरिवीरम भरतो वध्य एव हि भरतस्य वधे दोषम नाहम पश्यामि राघव। वो कहते हैं सांप्रतो अयम अरिवीर, अरिवीर वो राम को कह रहे हैं, अरिवीर मतलब दुश्मनों को जो हराता है। तो वो कहते हैं कि अरे अरिवीर राम, सांप्रतो भरतो वध्य एव हि भरतस्य वधे दोषम नाहम, भरतस्य वधे नाहम दोषम पश्यामि। वध्य भरत का वध कर देते हैं और मुझे उसका वध करने में कोई दोष दिखाई नहीं देता, हमको भरत का वध कर देना चाहिए। कारण वो फिर बताते हैं, पूर्वा अपकारिणम हत्वा नहीं अधर्मेण युज्यते पूर्वा अपकारी भरतस्य त्यागे अधर्म राघव। वो कहते हैं कि हमारे साथ किसी ने अधर्म किया हो, हमारे साथ किसी ने अपकार किया हो, या हमारा किसी ने जब बुरा किया हो तो उसको मार सकते हैं। भरत ऐसा अपकारी है, उस अपकारिण है, उसने हमारे साथ बुरा किया है, अगर हम उसे ना मारे तो वो अधर्म होगा, तो वो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध होगा, इसलिए हमें तो भरत को मार ही देना चाहिए, ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। ठीक है, बहुत रोष में भरे हुए हैं। पर राम तो राम है, राम कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेज नंबर उसी पेज पे 489 पेज पे 97 सर्ग, श्लोक नंबर 3। तो श्लोक नंबर 3 को राम कहते हैं, पितुः सत्यम प्रतिश्रुत्य हत्वा भरतम आहवे किम करिष्यामि राज्येन सा अपवादेन लक्ष्मण। वो कहते हैं अरे लक्ष्मण, मैं वन में आया हूं पिताजी को जो वचन दिया है वो निभाने, वो सत्य करने, उनका शब्द सत्य करने। अब उसके बजाय मैं मेरे भाई की हत्या कर दूं और राज्य पालूं, तो ऐसे निंदित राज्य पाकर मैं क्या करूंगा? देन ही सेज, यत् द्रव्यम बांधवानां वा मित्राणां वा क्षय भवे नाहम तत् प्रतिगृह्य भक्ष्यान विषकृतानि। वो कहते हैं ऐसा द्रव्य, ऐसी प्रॉस्पेरिटी, ऐसी वेल्थ जिसके कारण मेरे बंधु बांधवों का ही क्षय हो जाए, जिसके कारण मुझे अपने बंधु बांधव जो मेरे सगे हैं उन्हीं को मार देना पड़े, तो ऐसा राज्य तो विष खा लेने के बराबर है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। और फिर वो आगे कहते हैं कि तुम कुछ भी कहो, मुझे भरत के इंटेंशन पर भी कोई शंका नहीं है। शुरुआत में भले उनको ऐसा थोड़ा लगा हो कि पता नहीं हमारी माताओं का क्या होगा वगैरह, बट देन नाउ ही इज इन हिज कंपोज स्टेट, ही इज बैक टू बीइंग द स्थित प्रज्ञ राम that he anyways was, है ना, बिकॉज अभी वो सेटल हो गए हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपनी लाइफ कंप्लीटली, पहले भी कर ली थी बट बीच बीच में कभी इमोशनली हो जाता है, बट एनीवेज एट दिस पॉइंट नाउ ही इज कंप्लीटली काम कंपोज्ड। और वो कहते हैं कि भरत जो है वो मुझे पिता तुल्य मानता है, और मुझे निश्चित पता है कि जब उसे पता चला होगा कि हम ऐसे वनवास में आ गए हैं, तो वो अपनी माता से उसने बहुत झगड़ा किया होगा, माता से झगड़ा किया होगा और पिताजी को कहा होगा कि नहीं नहीं मैं तो भाई को वापस ला ही आऊंगा, और इसीलिए वो आए हैं, ऐसा कहते हैं राम। फिर वो कहते हैं, फिर ऑफ कोर्स लक्ष्मण एकदम इजीली कन्विंस नहीं होते, तो फिर आगे चल के वापस राम कहते हैं 14-15, हम जो कहते हैं ना कि डेटा, हम कोई भी हमारा जो निष्कर्ष हो वो डेटा बैक्ड होना चाहिए, तो राम उसे वही कहते हैं। वो कहते हैं श्लोक नंबर 14, विप्रयं कृत पूर्वं ते भारतेन कदा नु किम ईदृशं वा भयं ते अद्य भरतम यत् विशंकसे। वो कहते हैं तुम मुझे एक बात बताओ, इसके पहले तुम्हारा कुछ बुरा भरत ने किया है क्या? क्या ऐसा एक भी डेटा पॉइंट है जहां भरत ने तुम्हारा बुरा किया हो? ऐसा जब उसने कभी किया ही नहीं है, तो कौन से बेसिस पर तुम ये कह रहे हो कि वो हमारा बुरा करना चाहते हैं, या तुम उनका वध करने को कह रहे हो? और फिर वो कहते हैं कि
तो नहीं ते निष्ठुरम वाच्यो भरत न अप्रिय वचः अहम अहम ही अप्रिय मुक्त स्यात् भारतस्य प्रिय कृते। वो कहते हैं इसलिए तुम उस पर इतनी शंका मत करो, और उसके लिए वो जब आए तभी भी अप्रिय वाक्य उसके लिए मत बोलो, ऐसे निष्ठुर अप्रिय वाक्य भरत के लिए मत बोलो। हमारे पास कोई डेटा पॉइंट नहीं है, आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, और अभी क्या होगा वो हमें भी देखना है। तो तुम उनके लिए इतना बुरा मत कहो। और तुमको राज्य की, वो आगे चल के कहते हैं कि और तुमको अगर राज्य इतना ही प्रिय है, तुम वैसे तो मेरे साथ वनवास में आए हो, पर तुम्हें अगर ये राज्य इतना ही प्रिय है, तो मैं अगर भरत को कह दूंगा ना कि वो ये राज्य छोड़कर तुम्हारा अभिषेक कर दे लक्ष्मण, तो वो तुमको भी राज्य दे देगा, मुझे इतना विश्वास है, तो तुम इतने निष्ठुर मत बनो। खैर, तो इनकी जब बातें चल रही है तब भरत और वो कहते हैं कि मुझे निश्चित ही ये लगता है कि या तो भरत ने स्वयं कहा होगा कि मैं पिताजी से कहा होगा कि मैं भैया को लेकर आऊंगा, या तो फिर दशरथ जी ने उन्हें भेजा होगा। दशरथ पिताजी को लगा होगा, क्योंकि वो राम जी अभी जानते नहीं है ना कि पिताजी का देहांत हो गया है। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कदाचित ऐसा है कि स्वयं पिताजी ने ही भेजा हो भरत को, ये समझकर कि हम वनवास के योग्य नहीं है, स्पेशली सीता जो है वो तो वनवास के योग्य है ही नहीं, इसलिए शायद पिताजी ने ही भेजा होगा कि हमको वापस ले आए। तो देखते हैं। और उतने टाइम में भरत भी उनको ढूंढ रहा है, उनको एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता है, तो वो भी ढूंढ रहे हैं, कुछ सैनिक यहाँ गए, कुछ सैनिक वहां गए, और ढूंढते ढूंढते, और एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात उसमें कही गई है कि वो उन्होंने कैसे ढूंढा। तो उसमें लिखा है कि भरत कुछ कुछ साइंस देखते हैं, ठीक है, कुछ कुछ निशान देखते हैं, और वो कहते हैं हाँ ये साइंस जो है इससे पता चलता है कि इधर ही होगा इनका जो, इनकी जो भी कुटिया या आश्रम होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली उस टाइम पर भी वो कैसे कहते थे कि अब राम लक्ष्मण रहते तो वन में थे, कहीं शिकार करने गए, कहीं पानी लेने गए, कहीं गए बाहर गए, तो उनको भी डायरेक्शन तो पता होना चाहिए कि घर कहाँ है। सो दे वुड डू मार्किंग, झाड़ पर ऐसे मार्क कर देंगे, रास्ते पार, जैसे पता है वो ट्रैकिंग रूट पे होता है, तो ट्रैकिंग रूट पे अलग अलग कहीं ना लिखा होता है दिस वे वगैरह, हम कई बार ये देखते हैं, हांगकांग में तो ऐसा बहुत है। तो ऐसे ही कुछ निशान लगाए हुए थे, और वो निशान देखकर भरत कहते हैं कि ये तो अवश्य राम या लक्ष्मण ने ही ये निशान बनाए हैं, और इसी, अगर हम ये निशानों को फॉलो करेंगे तो उनकी कुटिया तक पहुंच जाएंगे। और ये वैसा ही होता है। और वो उनकी कुटिया पर पहुंचते हैं, कुटिया पर वो देखते हैं कि उनके भाई जो है वो ऐसे जटा धारण करे हुए हैं, जटा उन्होंने पहना है, वलकल में है, और इसके पहले तो उन्होंने कभी राम को ऐसे देखा ही नहीं। राम तो प्रिंस थे, युवराज थे। तो उनको बहुत बुरा लगता है, और वो बहुत रोने लगते हैं, और वो कहते हैं कि मुझ पर ही धिक्कार है कि मेरे कारण मेरे भाई को इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, मेरे कारण ऐसा जीवन उनको जीना पड़ रहा है, मेरे कारण उनको निष्कासित कर दिया गया। और वो एकदम राम जी के चरण में पड़ जाते हैं और बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। राम जी भी उनको देखकर खुश होते हैं, पर वो भी अश्रु बहाने लगते हैं, शत्रुघ्न अश्रु बहाते हैं। और अभी तक क्योंकि राम और लक्ष्मण को ये नहीं पता कि पिताजी का देहांत हो गया है, उनके लिए दीज आर हैप्पी इमोशंस टू सी द ब्रदर बैक, जबकि भरत जो है वो तो विलाप कर रहा है। एनीवेज, तो अब राम बड़े भाई भी हैं, भरत उनसे छोटा है। तो जब अब वो मिले हैं, उनका मिलना हुआ है, तो पहले तो राम पूछते हैं कि अरे तुम यहाँ कैसे आ गए, कैसे हैं सब, अयोध्या में सब कैसे हैं, हमारे पिताजी कैसे हैं, हमारी माताएं कैसी है। अच्छा, अब वो इसलिए पूछते हैं माताएं कैसी है क्योंकि अभी आगे आगे भरत आ गए, माताजी अभी पीछे ही है, वो नीचे पर्वत के पास है, वो एक बार ढूंढ ले घर, फिर वो आने वाली है। इसलिए अभी ये तो नहीं जानते राम कि माताएं हैं, और माताएं विधवा भी हो गई है, ही डजंट नो एनीथिंग। तो ही आस्क्स कि अरे भाई अपनी माताएं जो है वो कैसी है सारी, अयोध्या कैसा है, वशिष्ठ जी कैसे हैं, अपने जो सारे ब्राह्मण ऋत्विक ये सारे हैं वो सारे लोग कैसे हैं, लोग कैसे हैं, बहुत कुछ शुरुआत में पूछते हैं। and then he goes on to ask many other questions. All of them start with कश्चित। कश्चित मतलब ऐसा है ना, या कैसा है, how is it, ठीक है, ऐसा करते हो ना। और वो पूरा सर्ग, पूरा चैप्टर जो है that is on एक राजा को कैसे राज्य करना चाहिए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम सही टाइम पर तो उठ जाते हो, तुम लोगों को एक्सेसिबल तो हो, तुम बहुत ज्यादा ब्याज तो नहीं लेते, तुम्हारा खर्चा तुम्हारे आय से ज्यादा तो नहीं है, तुम स्पाइंग ठीक से कराते हो कि नहीं, तुम सीक्रेट रखते हो कि नहीं, वगैरह वगैरह। सो पूरा चैप्टर इज ऑन दैट।
The पूरा chapter is basically Ram instructing Bharat through questions on administration. तो मैंने उसमें से काफी सारे श्लोक लिए हैं. I think हर एक श्लोक उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है. बट मैंने सोचा कुछ कुछ तो श्लोक लेना बनता है, हम सब डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. तो मैं शेयर करती हूँ. एक सेकेंड. तो ये है ना, ये श्लोक, ये सर्ग 100 शततितम 100वां चैप्टर है ये. एंड आई वुड से हम अभी तो करेंगे, बट अगर टाइम मिले तो आप लोग ये फिर एक बार पढ़ लीजिएगा एंड रीड इट विद योर यंग बच्चास, यंगस्टर्स जो भी आपके आसपास हो. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सर्ग. ओके, सो आप लोगों को दिख रहा है ना? ओके, सो एक सेकेंड, इसको मैं, हाँ. तो राम पूछते हैं कि कश्चित, ये जो कश्चित जो है वो संधि के कारण हो गया. इट्स बेसिकली कश्चित या कच्चित निद्रावशम नैषी कश्चित काले अवबुधये बुद्ध्यसे कश्चित च अपर रात्रेषु चिंतयस्य अर्थ नैपुणम. तो वो कहते हैं ऐसा है ना कि तुम बहुत ज्यादा सोते बैठे हो, निद्रा के वश हो जाते हो, ऐसा तो नहीं है ना? तुम बहुत ज्यादा सोते हो, ऐसा तो नहीं है ना? तुम समय सर जब उठना चाहिए तब उठ जाते हो ना? तो राम ये पूछ रहे हैं, सही से सोते हो, सही से उठ जाते हो ना? बहुत निद्रावश तो नहीं हो जाते, बहुत तंद्रा में तो नहीं रहते? और अपर रात्रिशु, अपर रात्र मतलब दिन शुरू हो, सूर्य उदय हो उसके पहले का समय, द लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट. ठीक है, तो मतलब अगर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 4 बजे का टाइम, या 5 बजे हो रहा है तो 3:30. बेसिकली वो ना मुहूर्त के हिसाब से होता है, वो 1.5 घंटे का ही होता है. एंड इफ आई फॉरगेट जस्ट रिमाइंड मी, मुझे चाणक्य का एक पार्ट इसमें लाना है आफ्टर वी फिनिश दिस भरत वाला डिस्कशन. सो जस्ट एंड में मुझे रिमाइंड करिएगा इन केस इट स्लिप्स माय माइंड. सो ही सेज कि अपर रात्रिषु. अच्छा, अब वो क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी उठने की, ये देखो. वो कहते हैं कि तुम सूर्योदय से भी पहले उठो. ठीक है, तुम जब भी सूर्य उगे नहीं है उसके पहले उठो, और उठ के क्या करो? उठ के थिंक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थ नैपुण्यम, उसके बारे में सोचो. तुम क्या, पता है हम कहते हैं कि यू शुड प्लान योर डे. उठ के यू प्लान योर डे, बेसिकली वो वही कह रहे हैं. प्लान योर डे, प्लान स्ट्रेटजीज, सोचो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे उद्धार होगा, क्या सॉल्यूशन फाइंडिंग करना है, वो सब तुम उठ के करो. वो ब्रह्म मुहूर्त का या उसके भी पहले का जो समय है, दैट इज ग्रेट फॉर चिंतन. तो वो तुम करते हो ना? वो ऐसे पूछ रहा है, वो ये नहीं कह रहे तुम करो, वो कहते तुम ये करते हो ना? फिर से कश्चित दर्शय से नित्यम मनुष्याणाम विभूषितम उत्थात उत्थाय पूर्वाणे राजपुत्र महापथे. वो कहते हैं कि तुम राजा हो, ये ठीक है, बट राजा को अपने जो लोग हैं, अपने सिटीजन्स जो हैं, जो प्रजा है, उनसे विमुख नहीं हो जाना चाहिए. ही हैज टू बी एक्सेसिबल टू देम, ही हैज टू बी एक्सेसिबल टू देम. लोगों को उनको देखना चाहिए. तो वो कहते हैं कि फिर सुबह उठकर अपना सारा नित्य काम सब करके आप तुम अपने लोगों से मिलते हो ना? वो कहते हैं बेसिकली जो तुम्हारा राजमार्ग है वहां तुम जाओ, लेट पीपल सी यू. रोज सुबह तुम लोगों के बीच जाओ, सुबह सुनो वो क्या कह रहे हैं, देखो वो क्या कह रहे हैं, और अपने आप को भी उनको दिखाओ. ठीक है, तो ही सेज दिस. आफ्टर दैट ही सेज वन मोर थिंग. इसके कंटिन्यूएशन में मैंने वो श्लोक लिया नहीं है, बट आई विल जस्ट से इट. बट ही सेज, पर तुम्हारे जो सेवक है, जो तुम्हारे मंत्री हैं, जो तुम्हारे लिए काम करते हैं, वो कहीं तुम्हें अपना दोस्त जैसा तो नहीं मानते कि जब भी वो चाहे तुम अवेलेबल हो? ऐसा तो नहीं है. वैसा भी नहीं होना चाहिए. जो लोगों के लिए तुम एक्सेसिबल होने चाहिए, और अपने जो इमीडिएट मंत्री हैं उनके लिए तुम एकदम ज्यादा एक्सेसिबल हो कि वो जाके कहे अरे तुमको मालूम है मोदी मेरा यार है तो कुछ भी करो. ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट आई वर्क इन द पीएमओ सो मेरा कुछ भी चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. वो डिस्टेंस भी मेंटेन करना है. सो यू हैव टू टेक द मध्यम मार्ग व्हेन इट कम्स टू पीपल हु वर्क विथ यू. उन्होंने तुम्हारे पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए. दैट इज द इंटेंशन. एंड वो जो एक डिस्टेंस है, अगर वो मेंटेन रहेगा तो ही जजमेंट या जब जस्टिस इम्पार्ट करना हो
अगर किसी को पनिशमेंट भी देना हो, अगर उसमें से कोई गलती करे तो वो डर भी उनमें होना चाहिए। एकदम दोस्त जैसे अगर हो गए तो डर भी चला जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देयर हैज टू बी प्रॉपर बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप विद द पीपल हु वर्क फॉर यू, ऐसे वो नहीं कहते। देयर ही सेज कश्चित मुख्य महात्सवे मध्यमेषु च मध्यमा जघन्याश्च जघन्येषु भृत्या कर्मसु योजिता। ही सेज क्या तुम लोगों के कैलिबर के हिसाब से उनको काम के लिए नियुक्त कर रहे हो? यू नो हम ये एक टर्म यूज करते हैं कि स्किल मैचिंग, स्किल मैपिंग लोगों के लिए, कि कोई भी पोजीशन जब कॉर्पोरेट में फिल करनी हो तो स्किल मैपिंग होती है कि भाई यू नो ये बंदा जो है इसका कैलिबर है क्या ये पोजीशन फिल करने का। और अगर वो तब ना हो देन वी हैव अ पूरा डेवलपमेंट प्लान दैट यू गेट टू दैट लेवल देन यू गेट प्रमोटेड। इस तरीके का होता है। ही इज सेइंग एग्जैक्टली दैट। ही इज सेइंग डू यू, एक तो तुम्हारे पास स्किल मैपिंग है क्या कि कौन अच्छा है कौन नहीं है कौन नहीं है, तुम्हारे पास ये सारे पैरामीटर्स है क्या जिससे तुम पता कर सको, एक बंदे को टेस्ट कर सको। दूसरी बात, तुमको जो काम करवाना है उसके लिए कितना एफर्ट चाहिए, उसके लिए कितना कैलिबर चाहिए, ये तुम्हें पता है क्या? क्योंकि अगर ये दोनों पता होंगे तभी ही तुम सही लोगों को सही जगहों पे नियुक्त कर पाओगे। तो ही सेइंग दैट इन शॉर्ट कि क्या तुम कैलिबर देख के लोगों को सही तरीके से नियुक्त कर रहे हो सही काम पर? ठीक है, तो दैट इज द अदर थिंग। देन ही सेज कश्चित मंत्र से नैकः कश्चिन न बहुभी सह कश्चित मंत्रितो मंत्र राष्ट्रम न पारे धावती। इसे जब मंत्रणा करनी हो, जब डिस्कशन करना हो, जब कोई भी डिसीजन तुम्हें लेना हो, तब ऐसा तो नहीं है कि तुम बहुत लोगों के साथ करते हो। पहला, एक तो ऐसा तो नहीं है तुम बहुभी सह, क्या तुम बहुत लोगों के साथ डिस्कस करते रहते हो? बिकॉज ये सारे जो डिसीजंस है, जो राष्ट्र के लिए डिसीजंस है, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करनी होती है। इसलिए वो कहते हैं ऐसा तो नहीं कि तुम सबका यू नो बहुत सारे लोगों के साथ करते हो, पर ऐसा भी नहीं है ना कि तुम सिर्फ अकेले अकेले कर लेते हो या एक आध जन के साथ कर लेते हो, ये भी ठीक नहीं है। यू नीड मल्टीपल ओपिनियंस, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत। तो आगे जाके ही सेज कि 3 से 4 लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे एक्सपर्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनके साथ तुम बैठ के सलाह करो। वो एक बात। दूसरी बात, ऐसा तो नहीं है ना कि जिनके साथ तुम सलाह करते हो और जो सलाह तुमने की है वो कहीं लीक हो जाए, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम देखें तो, है ना। मीडिया में एक जमाने में सोर्सेज वर वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार कोई भी निर्णय लेने वाली हो, सोर्सेज से ऑलरेडी मीडिया में आ जाता है और उसकी उस कार्य की कोई सैंक्टिटी नहीं रहती। दैट्स वन। सेकंड, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है वो तो इस लीकेज को और भी समझते हैं। मार्केट मैनिपुलेशन हो जाते हैं। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को, रिजल्ट्स, अगर कोई कंपनी का रिजल्ट्स आने वाला हो और वो ऑलरेडी लीक हो जाए मार्केट में, तो वो कंपनी का शेयर स्टॉक्स मैनिपुलेट हो जाते हैं एंड इट इज अ क्राइम। तो ही सेज कि ये तुम ध्यान रखते हो ना कि तुम्हारे लिए हुए जो डिसीजंस है वो कहीं पर भी लीक तो नहीं हो रहे, इसलिए तुम सही लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हो ना, और बहुतों के साथ नहीं कर रहे और एक के साथ भी नहीं कर रहे, ये ध्यान रख रहे हो ना। देन ही सेज कश्चित आत्मसमाशूरा श्रुतवन्तो जितेन्द्रियः कुलनाश्चेङ्गितः अंगिताज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः मंत्रो विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव सुसंवृतो मंत्रधरैः अमात्यैः शास्त्र कोविदैः। वो कहते हैं कि तुमने ये तो ध्यान रखा है ना कि जिन मंत्रियों को तुमने नियुक्त किया है वो कैसे है। तो ही सेज कि कैसे लोगों को नियुक्त करना चाहिए, जो बहुत पराक्रमी है, शूर है। श्रुतवंतो आर वेरी वेरी लर्नड पीपल, एक्सपर्ट्स इन देयर व्हाटएवर, जो उनका फील्ड है उसमें एक्सपर्ट हो। सबसे बड़ी बात, जितेंद्रिय हो। ये आप कोई भी इतिहास या कोई भी हमारा स्टेट क्राफ्ट पढ़ेंगे या कोई भी इवन अर्थशास्त्र पढ़ोगे चाणक्य का, तो उसमें जितेंद्रिय शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे चाणक्य अर्थशास्त्र में इसे धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूल्यम राज्य, राज्यस्य मूलम इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह मतलब कंट्रोल ओवर योर सेंसेस, कंट्रोल ओवर योर माइंड। तो जो लोग हैं जिनको तुमने नियुक्त किया है,
क्या वो जितेंद्रिय है ना, दे हैव कंट्रोल ओवर देयर सेंसेस. अब व्हाई डज कंट्रोल ओवर सेंसेस मैटर फॉर पीपल हु आर इन एडमिनिस्ट्रेशन? क्योंकि ऐसे लोगों को हम फोड़ नहीं सकते. नहीं तो वो हनी ट्रैपिंग, देखो आजकल बहुत होता है, आर्मी में होता है हनी ट्रैपिंग. हनी ट्रैपिंग मतलब क्या? आप किसी को किसी के लस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, या पैसे देकर किसी को फोड़ रहे हो, है ना. तो ये सारी चीजें तो नहीं है. ये लोग जो जितेंद्रिय होगा उसका एक तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा, और वो ऐसे सारे डिस्ट्रैक्शंस को बेसिकली उसमें आएगा नहीं, ऐसे हनी ट्रैपिंग वगैरह में आएगा नहीं. तो वो जितेंद्रिय तो है ना, वो कुलीन तो है ना, वो अच्छे घरों से तो आ रहे हैं. अच्छा, अब ये कुलीनता उस जमाने में और भी ज्यादा मैटर करती थी, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो होती थी वो घर के घर में लोग सीखते थे, और एक सोशल शेम का जो कॉन्सेप्ट था वो और ज्यादा था, कि परिवार का नाम रखने के लिए लोग बहुत एफर्ट मारते थे. आजकल वैसा नहीं है. आजकल, एंड देयर आर मेनी डिफरेंट रीजंस फॉर इट, गुड और बैड इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. आज कोई परिवार का कैसा है वो हम कम देखते हैं, हम इंडिविजुअल एंटिटी को ज्यादा महत्व देते हैं. दैट सेड, आज भी रेफरेंसेस तो कॉर्पोरेट में भी काम करती है. अगर तुम रेफरेंस से आए हो कि हाँ भाई ये अच्छा है, इसका बैकग्राउंड अच्छा है, पास्ट अच्छा है, तो रेफरेंसेस डेफिनेटली हेल्प यू. तो दिस इज दैट काइंड, कि जिस परिवार से आता है दैट वाज अ काइंड ऑफ अ रेफरेंस, इसीलिए कुलीनता की बात हुई है. सो एटसेट्रा एटसेट्रा. तो बेसिकली इस तरीके के आपके मंत्री है ना, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञा. एक अच्छे कारभार के लिए, एक राजा के लिए, एक राज्य के लिए अच्छा डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, और अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छे मंत्री होना आवश्यक है. तो तुमने इस बात पे ध्यान दिया ना, ये पूछते हैं वो. फिर वो कहते हैं, कश्चिन न उग्रेण दंडेन भृशम उद्वेजितम प्रजम राष्ट्रं तव अनुजानन्ति मंत्रिणः कैकेयी सुतः. वो कहते हैं कहीं बहुत उग्र दंड के कारण तुम्हारी प्रजा उद्वेग में तो नहीं है. बेसिकली इज ट्राइंग टू से कि तुम जो दंड देते हो, या तुम्हारे मंत्री जो दंड देते हैं, वो सही है ना. जो क्राइम हुआ हो, जो गलती हुई है, जो दोष हुआ हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है ना. बहुत ज्यादा उग्र दंड तो नहीं दिया. तो इसके लिए अर्थशास्त्र में भैया के लिए बना के रख दो ये बाद में. चाणक्य कहते हैं कि यथा अर्ह दंड, जितना होना चाहिए उतना दंड, वो सही मात्रा में दंड देते हो कि नहीं. बिकॉज अगर बहुत दंड दोगे, इफ यू आर ओवरली स्ट्रिक्ट, तो प्रजा में बहुत उद्वेग आ जाएगा. एक तो वो नाखुश होंगे, वो तो एक चीज है, पर शायद रेबेलियन भी हो सकता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम और तुम्हारे मंत्री जो दंड देते हैं वो सही से देते हैं. बहुत ज्यादा उग्र भी नहीं देते और कम भी देते, ऐसा नहीं है. यथार्थ दंड होना चाहिए, यथा अर्ह दंड होना चाहिए. फिर उसको एक्सप्लेन करते वो कहते हैं, कश्चित् त्वां नव जानन्ति याजकः पतितं यथा उग्र प्रतिग्रहीतारं कामयाना इव स्त्रियः. उग्र प्रतिग्रहितार मतलब आप जो टैक्सेस कलेक्ट करते हो, उस जमाने में भी लोगों से टैक्स तो लिया जाता था, ठीक है. तो उग्र प्रतिग्रहित, आप बहुत ज्यादा टैक्सिंग तो नहीं करते. अब आप देखो, आज का जो हमारे डिस्कोर्सेस है वो इसी लाइन पे है कि टैक्स कितना होना चाहिए. सबसे पहला हम देखते हैं कि जब बजट आता है तो टैक्स कितना है, बढ़ तो नहीं गया, और जब बढ़ जाता है तो हमें गुस्सा आता है. तो वो कहते हैं कि टैक्स इतना ना हो कि लोग आपका तिरस्कार करने लगे. तिरस्कार कैसे करें? वो कहते हैं याजका पतितम याजका. जैसे कोई मनुष्य गिर गया हो, कोई क्रिमिनल हो, और स्पेशली अगर वो ब्राह्मण हो, कोई वो ऋत्विक हो, यज्ञ करने वाला हो, तो उसका कैसे लोग उसको कैसे आउटकास्ट कर देते हैं, या बेसिकली उसको निकाल देते हैं, उस पर घृणा करते हैं. या बहुत ज्यादा लस्टफुल कोई हो और ऐसा कोई स्त्रियों की तरफ खराब आंखों से ही देखता हो, उसको स्त्रियां कैसे घृणा से देखती है, उस तरीके से बहुत ज्यादा टैक्स, बहुत ही अनजस्टिफाइड और बहुत ज्यादा टैक्स लेने वाले राजा को प्रजा भी वैसे करती है. तो तुम वैसा तो नहीं कर रहे, तुम टैक्सेस लेते हो बट सही अमाउंट में तो लेते हो. कश्चित अर्थ विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम
क्षिप्रम आरंभ से कर्तुम न दीर्घयसि राघव. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. एक कॉर्पोरेट में एक टर्म यूज होती है, लो हैंगिंग फ्रूट्स. यू नो, फर्स्ट टेक द लो हैंगिंग फ्रूट्स. लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब क्या, कि ऐसे काम जो जल्दी से हो जाए, कम मेहनत से हो, कम मेहनत तो क्या बट कम एफर्ट से हो, और उनका इम्पैक्ट ज्यादा हो. सो हायर इम्पैक्ट लोअर एफर्ट. वो कहते हैं कि तुम ऐसे जो भी काम हो जिसमें लघु मूलम महाउदयम, लघु मूल जिसमें एफर्ट कम लगता हो बट महाउदय जिसमें आउटपुट बहुत होगा, ऐसे जो भी काम है क्षिप्रम आरंभ से, वो तुरंत से करते हो ना, उनको डिले तो नहीं करते. दीर्घयसी, दीर्घयसी इज टू पोस्टपोन, की पोस्टपोनिंग. हाँ करेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा नहीं. जो ऐसे कार्य है, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, उसको तो तुम तुरंत लेते हो कि नहीं, वैसे काम करते हो कि नहीं, क्षिप्रम आरंभ शुरू करते हो कि नहीं ऐसे काम. Another thing in project management and how do you do work, right? फिर he says बलवन्तश्च कश्चिते मुख्या युद्ध विशारदा दृष्टापदानां विक्रांतः त्वया सत्कृत्यमानिता. वो कहते हैं जो तुम्हारे जनरल्स हैं, जो आर्मी में जो तुम्हारे जनरल्स है, जो उन्होंने बहुत पराक्रम किया है, जो युद्ध में विशारद है, ऐसे लोगों को तुम सही से रिस्पेक्ट देते हो ना, उनका सम्मान करते हो कि नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके कारण तुम सुरक्षित हो, तो उनका सम्मान, सही से सम्मान करते हो कि नहीं. ये एक बात. दूसरी बात, ही सेज कश्चित बलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम सांप्रत कालम दातव्यम ददासी न विलंब से. वो कहते हैं क्या तुम तुम्हारे सैनिकों को और जो तुम्हारे पास जो काम करते हैं, उन सबको सही से यथा उचितम यथोचितम वेतनम, सही से वेतन या जो भी उनका बोनस या जो भी कुछ है, वो तुम तुम्हारे सैनिकों को और सबको जो काम करते तुम्हारे, उनको देते हो कि नहीं. क्योंकि अगर ना दो तो क्या होता है, सांप्रत काल दातव्यम, अगर सही टाइम पे ना दिया जाए, अगर विलंब दिया जाए, तो उनमें भी रेबेलियन हो सकता है. बेसिकली वो उसकी बात कहते हैं कि कालातिक्रमणा चैव भक्त वेतन योर्भृता भर्तु कुप्यन्ति दुष्यन्ति सो अनर्थ सुमान स्मृतः. अगर काल अतिक्रमेण, अगर काल जब देना चाहिए तब ना दो और उसको डिले करते रहो, विलंब करते रहो, तो क्या होगा कि तुम्हारे ये जो सेवक हैं, जो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, या तुम्हारी जो सेना है, वो बहुत गुस्सा हो जाएगी. और जब गुस्सा हो जाएगी वो, तो अनर्थ हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तुम्हारा एक बहुत बड़ा पिलर है जिससे तुम्हारा राज्य सुरक्षित है. फिर ही से कश्चित् ते दयिता सर्वे कृषि गोरक्ष जीवनः वार्तायां संश्रितास्तात लोको ही सुखमेधते. वो कहते हैं जो भी कृषि गोरक्षा में है, वो सारे, उन सबका तुम ध्यान तो रखते हो ना. वार्तायाम संश्रितः तात, वार्तायाम मतलब एंटरप्राइज, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस. और उस टाइम पे कृषि गोरक्षण सबसे ज्यादा, अगर बिजनेस की बात कहो तो जो वैश्य कम्युनिटी उस जमाने में थी, वो अधिकतर गोरक्षण, कृषि उत्पादन, इस सब में ही ज्यादा होती थी. एंड ऑफ कोर्स ट्रेडिंग जो होता था. तो इसे जो ये लोग हैं, जो ऐसा एंटरप्राइजेस, जो बिजनेस में जो लोग हैं, जो उत्पत्ति में है, ये सारा जो वर्ग है, जो एंटरप्राइजिंग है, इसका तुम ध्यान रखते हो कि नहीं. दयिता सर्वा, वो सब जो सारे हैं, वो खुश तो है ना, उनको तुम सही से प्रोटेक्शन तो देते हो कि नहीं. क्योंकि वार्तायाम, जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, लोको ही सुखमेधते, वो लोगों के सुख का कारण वही है. अगर आप बिजनेस एंटरप्राइजेस आपकी सही से काम करोगे तो ही इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है. नाउ सी, दिस इज सो इंटरेस्टिंग. वो हमारा जो सोशलिस्ट सिस्टम था, एंड आई एम से देयर माइट बी रीजंस फॉर इट, उसमें जो बिजनेसमैन है, आज भी देखो बात बात पे अडानी अंबानी को गालियां देते हैं, है ना. कुछ भी हो जाए तो वॉलमार्ट और अमेज़न और उस सबसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चाइनीज कंपनी से किसी को दिक्कत नहीं है. पर हमारी जो खुद की कंपनियां हैं, जो इतने लाखों लोगों को जो रोजगार दे रही है, करोड़ों में टैक्सेस भर रही है, उनको शंका से देखते हैं लोग. पर राम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए. जो ऐसे लोग हैं, जो एंटरप्राइजिंग है, जो ट्रेड में है, जो बिजनेस में है, उनकी भी तुम रक्षा करते हो कि नहीं. बिकॉज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मैटर्स. चाणक्य कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थ, विदाउट रिसोर्सेज, विदाउट मनी कुछ नहीं हो सकता. धर्म भी नहीं होगा, भूख्या पेट भजन न था, हमारे भी.
So that is also very very important. तो तुम उनका भी ध्यान रखते हो कि नहीं? Then he says कश्चित, इसीलिए कहते हैं हाँ जी, अम्मी जी कि मजदूर का पसीना सूखने के पहले उसके हाथ में उसकी तनख्वाह आनी चाहिए। उसने काम किया, पसीना बहाया, और उसको झट से सूखना नहीं चाहिए पसीना, उसके पहले ही उसकी तनख्वाह उसके हाथ में आनी चाहिए। वाह, एकदम सही है। उस तरीके से अगर हमारे लिए जो काम कर रहे हो उनके लिए, उनको हम सेवक के तौर पे ना देखें, है ना? वो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, इट्स अ ट्रांजैक्शन, हमको भी उनसे फायदा हो रहा है, हमसे उनको फायदा हो रहा है। इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एंड वो लोग जितने ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, जितने ज्यादा उत्साह में होंगे, वो काम भी सही से करेंगे। और सबसे पहला कारण तो ये, सबसे पहला कारण जिसके लिए लोग काम करते हैं वो तो वही है ना कि जो उनको जो काम किया है उसका वेतन नहीं मिले। तो एकदम सही आंटी, थैंक यू। तो फिर वो जो सेवक है उनकी बात करते हैं, आदमी की बात करते हैं, बिजनेस वालों की बात करते हैं। देन ही से देन वो स्त्रियों की बात करते हैं। वो कहते हैं कश्चित स्त्रिय सांतव्यसी कश्चित ता सुरक्षिता कश्चित न श्रद्धया स्याम कश्चित गुह्यम न भाषसे। अभी इस बात से किसी को गुस्सा आ सकता है, बट दैट्स ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो वे कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में क्या तुम स्त्रियों को सांत्वना देते हो ना? बेसिकली तुम उनको खुश रखते हो ना? वो लोग खुश है, सुख में है, ये आप तुम देखते हो ना? क्या वो सुरक्षित है, ये भी तुम देखते हो ना? क्या तुम्हारे राज्य में स्त्रियां सुखी और सुरक्षित है क्या? ये पहली बात, ठीक है? तो उनको सुख और सुरक्षा देना तुम्हारा कार्य, तुम्हारा कर्तव्य है। फिर वो कहते हैं पर एक बात का ध्यान रखो, हाँ, तुम ऐसा तो नहीं करते कि स्त्रियों को जो सीक्रेट्स हो राज्य की वो बता देते हो। इतनी श्रद्धा मत रखना कि तुम स्त्रियों को राज्य के सीक्रेट्स बता दो, ठीक है? अब दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज कई जगहों पर इसको एंटी क्या कहते हैं, मिसोजाइनी कहते हैं कि अरे यार ये क्या, ये तो स्त्रियों को ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं, ठीक है? पर इसमें समझना ये है कि आज भी जो स्पाइंग होती है ना, स्पाइंग जो भी होती है उसमें विमेन प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल। And they don't play a big role because they want to play a big role. No, no. The bigger role is actually played by the lust. और जब अम्मी जी इसमें हाँ एक और बात कहूँ तो यहाँ पर तो ये भी हो रहा है कि राम बिल्कुल फेवर नहीं प्ले कर रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि स्त्रियों को बताते तो नहीं हो ना, तो उसके पहले उन्होंने तो ये भी कहा है कि बाकी किसी को तो नहीं बताते हो ना। एग्जैक्टली आपने ये एकदम तो समानता वाली बात है। एग्जैक्टली आपने एकदम सही कहा। और बात यही है कि स्पेशली स्त्रियों को क्यों मेंशन करना पड़ रहा है? बिकॉज कामुकता, काम, लस्ट अच्छों का दिमाग खराब कर देती है। और क्योंकि लस्ट इतना ज्यादा लोगों को वल्नरेबल बना देती है, तो आप देखो हमारी जितनी भी कथाएं है ना, कोई ऋषि बहुत तपस्या कर रहा होगा, उसकी तपस्या भंग करने के लिए क्या करते हैं? कोई और चीज से नहीं होती तपस्या भंग। आप खाना रख दो, ये कर दो, पैसे दे दो, किसी चीज से तपस्या भंग नहीं होती। पर एक चीज से हो जाती है, अच्छों की, एक सुंदर स्त्री आ जाए, बस मेनका चाहिए बस। और ये होता है, आप देखो हनी ट्रैपिंग, Manish ji सही। might know it even better. Manish ji, you can share with us कि honey trapping is such a big issue in the, especially in the armed forces. And not just सिर्फ हमारी बात नहीं हो रही है, ये सब पे सभी जगह यही होता है। आप जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखो, तो of course that's a movie, but still right, वो ऐसे होता है। और you never know ना कि कौन सी, अब उनके तो घर का एग्जाम्पल है, कई वो कोई स्पाई नहीं थी। तो अंततः मनुष्य की प्रवृत्ति की ही बात है। एग्जैक्टली ये मनुष्य की प्रवृत्ति की ही बात है, आपने एकदम सही कहा। इसलिए इसको मिसोजाइनी के रूप में नहीं लिखना चाहिए। द रीजन टू स्पेसिफाई स्पेसिफिकली कि स्त्रियों को भी, क्योंकि उन्होंने तो कहा है किसी को नहीं पता होना चाहिए, आपके वो 3-4 मंत्रियों के अलावा किसी को भी नहीं पता होना चाहिए। तो दिस अप्लाइज टू एवरीबॉडी इन जनरल, बट खासकर वो स्त्री की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि कामुकता, अगेन दैट इज द रीजन। लस्ट जो है, वो जो काम है, वो अच्छों का दिमाग भ्रष्ट कर सकती है, और उससे बचे इसीलिए खासकर यहाँ स्त्रियों की बात की गई है। तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। तो एक्चुअली ये बात चाणक्य भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा विश्वास मत रखा करो, ठीक है? नाउ
अच्छा, एक जगह ये है कि बहुत ज्यादा विश्वास मत रखो, दूसरी जगह चाणक्य ये भी कहते हैं कि तुम कोई भी जब कार्य करते हो तब तुम्हारी बीवी या माता ये जो है इनकी भी तुम सलाह लेते हो ना, ये भी वो कहते हैं, मतलब वो उसमें कहते हैं कि यू शुड ऑल्सो कंसल्ट द वुमेन folk। पर यही है ना कि इतना डिस्क्रिशन जो एक स्पेशली जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें होना चाहिए कि वो किस पे भरोसा रखता है किस पे नहीं, ठीक है। एंड दूसरी बात ये भी समझनी चाहिए कि राम यहाँ जो कह रहे हैं वो एक राजा को कह रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर को कह रहे हैं। तो इससे ये अज्यूम करना कि अरे वो तो सारी लेडीज पे किसी को भी भरोसे पात्र नहीं मानते थे, ऐसा समझना भी गलत है। एक राजा के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक राजा के लिए है। एंड द मेन इशू इज दिस कि मतलब मेंटेनिंग द सीक्रेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कहीं तुम काम में आके कुछ ज्यादा बोलने से ना बोलने जैसा नहीं बोल जाते। ओके अच्छा, दूसरी एक बात इसमें ये भी है, एक तो काम कारण है, ठीक है, एक तो काम कारण है, दूसरा क्या है कि स्त्रियां जो होती है वो माता है, ठीक है, तो वो माता इंस्टिंक्ट इज द मोस्ट पावरफुल इन एवरी लेडी। तो जब वो देखेगी कि अपना जो क्लोजेस्ट है, अपना पुत्र है या पुत्री है या पति है या माता पिता, ये जो एकदम क्लोजेस्ट रिलेशंस जो होते हैं, इसके लिए एक स्त्री बहुत ही फियर्स होती है, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं ना कि वाघण, हम गुजराती में कहते हैं, अपने बच्चों को लेके वैसी हो जाती है। तो कई बार ये हो सकता है कि अगर किसी को आपको परेशान करना हो तो वो कहीं ना कहीं ऐसा कर सकते हैं कि आपकी जो इमीडिएट लेडी है उसको इस तरीके से बहकाए कि आपके लाइफ को धोखा हो सकता है, कि और कोई कहे कि किसी रानी को कि नहीं, अरे राजा की लाइफ को धोखा है। तो इट इज पॉसिबल दैट बिकॉज ऑफ दैट मदरली इंस्टिंक्ट या आपके पुत्र को धोखा है, इट इज पॉसिबल दैट दे माइट टेक अ डिसीजन विच इज मोर इन फेवर ऑफ द किंग वर्सेस द प्रजा, और जिसके कारण वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जिससे वो कह रहे हैं कि स्त्रियां, जिसमें तुम्हारी जो इंटरनल सर्कल की स्त्रियां भी हैं, स्पेशली अगेन फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर, तुम ध्यान रखो, ठीक है। एक बात यह है। दूसरी बात, रादर तीसरी बात, आप देखो कई सारे जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स है ना, इनके इसमें भी क्या होता है कि पॉलिटिशियन तो इनएक्सेसिबल है, पर आप उनकी पत्नी से बात कर लो, बात हो जाएगी। आप उनकी पत्नी को खुश रखो, उनको ज्वेलरी दो, ये करो वो करो, वो बात कर लेगी। ये कितनी सारी जगहों पे हुआ है, एंड आई कैन गिव यू एग्जांपल्स, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट सम ऑफ दोज इन पब्लिक। या तो ये भी कई बार होता है कि आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो, आपका लेवल पेट्रियोटिज्म वो सब एकदम अच्छा हो, बट यू नेवर नो कि आपके साथ जो जुड़े हैं उनका वो वैसा है कि नहीं। तो अनलेस यू आर 100% श्योर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि आप किस पर श्रद्धा रखते हो, किस पर नहीं। एंड दिस अप्लाइज ऑन एवरीबॉडी, नॉट जस्ट विमेन, बट विमेन स्पेसिफाइड अगेन, बिकॉज आपका एकदम क्लोज जो आपकी सहधर्मचारिणी है या जो आपका एकदम क्लोज है, आपकी पत्नी है या आपकी स्त्रियां हैं, तभी तो 2-3 होती थी, इसलिए भी वो स्पेसिफाई किया गया। तो ओके, फिर वो कहते हैं आयस्ते विपुलः कश्चित कश्चित अल्पतरो व्ययः अपात्रेषु न कश्चित कोशो गच्छति राघव। आय मतलब इनकम, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो वो कहते हैं आय विपुल, आपका इनकम तो बहुत है ना, और जो व्यय है, जो एक्सपेंडिचर है, वो आपके आय से कम है ना। बेसिकली उस जमाने में डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं होती थी। उस जमाने में एटलीस्ट द कॉन्सेप्ट वाज कि आप जितना कमाते हो उतना ही आप खर्च करो, बिकॉज द सिस्टम वाज डिफरेंट। या आप पैसा छाप के कर सको, शायद ऐसा नहीं था। बट एनीवेज इट्स लाइक इम्पोर्टेंट इज इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर, तो दोनों कमेंसुरेट तो है ना, बेसिकली वो पूछ रहे हैं। फिर ही से अपात्रेषु न ते कश्चित कोशो गच्छति राघव, जो डिजर्विंग नहीं है उसको तो तुम कुछ पैसे नहीं देते, ये ध्यान रखो। और ये बात एक्चुअली शांति पर्व में भी आती है, जब युधिष्ठिर राज धर्म की सलाह ले रहे होते हैं भीष्म से, तो वो कहते हैं कि 2 तरीके से रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, लायक को ना देना और ना लायक को देना, अनडिजर्विंग को देना और ना डिजर्विंग को ना देना, ये दोनों आर लीड टू द वेस्टेज ऑफ दैट रिसोर्स। सो यू हैव टू बी केयरफुल। और यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि जो अपात्र है, जो नॉन डिजर्विंग है, उसको तो कहीं तुम
पैट्रनेज या पैसे देते हो या ऐसे, तो ये तो नहीं करते, तो ये ध्यान रखो, बिकॉज इकोनॉमिक्स मैटर्स, या security matters, economics matters, business matters, keeping your praja happy matters. So all these are important for a raja. Then he says kaschit sarvani durgani dhana dhanya ayudha audakehi yantrascha paripurnani yatha shilpa dhanurdharahi. Now this is about fortification. He's like तुम्हारे जो सारे forts हैं, जो तुम्हारे दुर्ग हैं, वो सारे एकदम भरे हुए हैं ना, और वेल स्टॉक ना, खाने पीने से। अगर कोई चढ़ाई कर देता है और तुमको वो चढ़ाई, बेसिकली तुम पर चढ़ाई कर देता है, तुम्हारे सारे ट्रेड रूट्स, कम्युनिकेशन रूट्स, तुम्हारा मूवमेंट बंद कर देता है, तो तुम्हारे फोर्स में इतना पैसा, उतना खाना, पानी, धन धान्य, सारे मशीन्स, अम्यूनिशन, ये सब है ना, जिससे तुम ऐसी परिस्थिति में कार्य कर सको और ऐसी परिस्थिति को चैलेंज करके उससे बाहर निकल सको. So you have to be well stocked. तो ये भी तुम्हारा है ना. Is your treasury and your finance also well stocked? This also is included in it. व्यसने कश्च आढ्यस्य दुर्गतस्य च राघव अर्थ विरागः पश्यन्ति तव अमात्या बहुश्रुता. आपके जो मिनिस्टर्स हैं, जो मैजिस्ट्रेट्स वगैरह हैं, वो कोई भी मनुष्य अगर व्यसन में पड़ा हो, व्यसन मतलब आपदा में, कोई भी किसी प्रॉब्लम में पड़ा हो, फिर वो कैसा भी हो, बहुत पैसे वाला हो या पैसे वाला ना हो, विराग हो, अर्थम व विराग, पैसे वाला हो या ना हो, जैसा भी हो, उस सबका वो लोग इम्पार्शियली देखते हैं ना. ऐसा तो नहीं है कि पैसे वाला है तो उसको ज्यादा प्रोमिनेंस मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है, जबकि गरीब है तो उसे प्रोमिनेंस नहीं मिलता. ऐसा नहीं होना चाहिए. राजा के लिए सारे जो सिटीजन है वो एक जैसे होने चाहिए, कैसा भी हो, उन सबको एक तरीके से, विदाउट एनी बायस. क्या तुम्हारे मंत्री ध्यान देते हैं ना? दिस इज व्हाट ही आस्क्ड. देन ही सेज उपाय कुशलम वैद्यम भृत्य संदूषणे रतम शूरम ऐश्वर्य कामम च यो न हंति सहन्यते. इस पे मैंने जो इंग्लिश में लिखा है वो यू कैन इग्नोर. आई थिंक वो सही ट्रांसलेशन नहीं है. दिस बेसिकली सेज उपाय कुशलम वैद्यम भृत्य संदूषणम शूरम ऐश्वर्य कामम. ही सेज तुम ऐसे लोगों से बहुत ही सावधान रहो जो उपाय कुशल मतलब जो पता है, जिनके पास सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है, कि दे आर वेरी कंट्रीविंग, कहीं ना कहीं से अपना काम निकाल लेंगे, कहीं ना कहीं से बात बना देंगे, पर उनके लिए प्रिंसिपल्स कोई मैटर नहीं करता. ठीक है, करना मतलब करते हैं. दे नो हाउ टू मैनिपुलेट. बेसिकली ऐसे जो मैनिपुलेट करते हैं ऐसे लोग. और वैद्यम मतलब वो लोग बहुत समझदार हैं, ऐसे नहीं कि बेवकूफ है. देखो, लोगों को मैनिपुलेट करना इज ऑल्सो नॉट इजी. हाँ, उसके लिए दिमाग चाहिए. तो ऐसे जो बहुत ही बुद्धिशाली मैनिपुलेटर्स जो है, जो भृत्य संदूषणे रतम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारे लिए जो काम करते हैं उनमें रेबेलियन कराते हैं, कि जानबूझ के उकसाते हैं उनको, जैसे अभी चल रहा है. वी ऑल नो फार्म लॉज में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे फार्मर्स का बुरा हो. 20 वर्षों से ये बातें चली आ रही है. उनको आप ज्यादा मार्केट एक्सेस दे रहे हो, उनको आप कह रहे हो कि आपको जहां आपको उनको ज्यादा फ्रीडम दे रहे हो. दैट उसके बावजूद ऐसे हमारे इंटेलेक्चुअल्स, एलीट इंटेलेक्चुअल्स हैं जो उनको भड़काए जा रहे हैं कि अरे तुम्हारी जमीन ले लेंगे, तुम्हारे ये कर देंगे, तुमको बिना पैसे का कर देंगे, फलाना ठिकाना. तो वो कह रहे हैं ऐसे लोग जो अलग अलग बातें करते हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं, जो तुम्हारे लोगों को भड़काते हैं, और जो शूर है और ऐश्वर्य काम, जिनको लालच है ऐश्वर्य की, जिनको खुद बड़ा बन जाना है. ठीक है, जो इन सबसे खुद का नाम कमाना चाह रहे, खुद पैसा कमाना चाह रहे, और उनको डर भी नहीं है. अगर एक आध बार जेल जाना पड़े तो भी क्या, क्योंकि कोई प्रिंसिपल ही नहीं है ना. केवल स्वार्थ, केवल ईगो मैटर करता है, या केवल हेट्रेड, जैसे हमारे आज के जमाने में कुछ लोग हैं. सही क्या है, गलत क्या नहीं, वो लोग हर ये नौटंकी इस्तेमाल करेंगे लोगों को भड़काने का. तो इसे ऐसे जो लोग हैं ना, इन लोगों को जो राजा नहीं मारता वो फिर खुद मरता है. या न हंति सहन्यते. ऐसे लोगों से तुम बहुत सावधान रहो, और जरूरत पड़े तो उनको मारना पड़े तो मार भी दो. अच्छा, उस जमाने में बिकॉज इट वाज राजाशाही, दिस वाज पॉसिबल. आज मे बी मारना इज नॉट एन ऑप्शन, बट उनको डील तो करना ही चाहिए. तो आज जो हम देख रहे हैं वो शायद आज का नहीं है. ये बात अगर तब कही गई तो तभी भी ऐसे लोग थे जो राजाओं को डील करना पड़ता था, और उन्होंने करा है, एंड हमें भी वैसे ही करना चाहिए.
So this was an interesting one. फिर वो कहते हैं कश्चित आर्यो विशुद्धात्मा क्षारितश्च अपकर्मणा अपृष्ट शास्त्र कुशलैहि न लोभात अवधत्य शुचिहि। वो कहते हैं कि जो अच्छे कैरेक्टर का है, जिसने कभी कुछ बुरा नहीं किया है, पर उस पर केवल एलिगेशन लगा दिया है किसी ने आउट ऑफ एनी रीजन, है ना, कि वो जो हम विच हंट की जो बात करते हैं कि कोई अच्छा है, अच्छा काम किया है, बट फॉर वट एवर रीजन किसी को उसमें गुस्सा और उन पे एलिगेशन लगा दिया है, तो तुम्हारे मंत्री ऐसे पुरुष को, ऐसे व्यक्ति को तो पनिश नहीं करते लोभ में आकर, खुद भी लोभ में आकर ऐसा व्यक्ति के पीछे विच हंट तो नहीं लगा देते जानबूझ के कि भले उसने कुछ भी ना किया हो बट खुद के लोभ के कारण। तो ये तुम ध्यान रखते हो ना। और उसके बाद वो कहते हैं कि और वो जो रंगे हाथों पकड़ा गया है, गृहीताश्च पृष्ठाश्च, जो रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिसके सामने सारे एविडेंस हो, ऐसा जो व्यक्ति हो उसको तुम अगेन लोभ के कारण, ब्राइब के कारण कहीं छोड़ तो नहीं देते। तो बोथ आर इंपॉर्टेंट। एक कोई इनोसेंट है जिसने कुछ नहीं किया, उसको दंड देना भी गलत है, और जिसने एक्चुअली पकड़ा जो गया उसको दंड नहीं देना भी गलत है। फिर वो कहते हैं यानी मिथ्याभिशस्ताना पतंती पतंती अश्रुणी राघवः तानि पुत्रान् पशुघ्नाति प्रीत्यम अर्थम अनुशासितम्। पर वो कहते हैं एक बात तुम याद रखो, ऐसा ना हो, मतलब जो इनोसेंट है उसको दंड ना दो, जो इनोसेंट नहीं है उसको दंड दो, बट ये तुम याद रखो कि इनोसेंट को अगर दंड मिला है और उसके घर वाले अगर आंसू बहाते हैं, किसी को बिना कारण दंड मिला और उसके घर वाले आंसू बहाते हैं, तो ऐसे आंसुओं से जो राजा है उसका तहस नहस हो जाता है, उसका अनर्थ हो जाता है। तो ये मत होने दो तुम्हें, किसी इनोसेंट को बुरा हो वो कभी नहीं होना चाहिए, इसका तुम ध्यान रखो। Then he says कश्चित अर्थेन वा धर्मम अर्थ धर्मेण वा पुनः उभौ वा प्रतिलोभेन कामेन न च बाधसे। अभी इसमें ना धर्म का दो तरीके से प्रयोग हुआ है। कश्चित अर्थेन वा धर्मम, कहीं तुम पैसों के लिए, रिसोर्सेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए धर्म की तिलांजलि तो नहीं देते। बेसिकली तुम्हारे जो प्रिंसिपल्स है उसकी तुम तिलांजलि तो नहीं देते, पर धर्म का और एक यहाँ पर यूज है, बिकॉज यहाँ पर हम वैदिक धर्म की बात कर रहे हैं, यज्ञ धर्म की भी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो रिचुअल्स है एसोसिएटेड विथ धर्म, उसकी भी बात कर रहे हैं कि जो कर्म कांड है। तो बेसिकली वो सेज कि तुम पैसों के लोभ के लिए अपने प्रिंसिपल्स या जो रिचुअल्स करने चाहिए उसकी आहुति तो नहीं दे रहे, उनको तुम इफेक्ट तो नहीं होने दे रहे। पर साथ में वो ये भी कहते हैं, और ऐसा तो नहीं कि धर्म के कारण तुम अर्थ को निग्लेक्ट कर रहे हो, कि तुम पूरे टाइम रिचुअल्स में ही पड़े हो, पूरा टाइम पूजा पाठ में ही लगे पड़े हो, और उसके कारण जो एंटरप्राइज करनी चाहिए, जो रिसोर्स उत्पादन है, उसका तुम इग्नोर करो, वो काम तुम निग्लेक्ट करो, ऐसा तो तुम नहीं कर रहे। तो बोथ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। उभव, या दोनों अर्थ और धर्म को तुम काम के कारण तो निग्लेक्ट नहीं कर रहे कि तुम इतने डिजायर में हो, ना सुबह उठ पाते हो, या तो नींद में, या तो काम में, या तो लोभ में, जो भी काम के कारण, आउट ऑफ डिजायर, आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ गिविंग इनटू समथिंग, किसी के वश में आ जाकर तुम धर्म और अर्थ दोनों को तो निग्लेक्ट नहीं कर रहे हो। और फिर वो आगे कहते हैं कि कश्चित अर्थश्च धर्मम च कामम च जयताम वर विभज्य काले कालज्ञ सर्वान वरद सेवसे। वो कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम तीनों महत्वपूर्ण है, और तीनों के प्रति तुम्हें काम करना चाहिए। अगर तुम्हें सिद्धि प्राप्त करनी है, अगर सक्सेस प्राप्त करना है, अगर राज्य की समृद्धि चाहते हो, तो ये तीनों एक साथ चलनी चाहिए। तीनों में तुम सही से टाइम डिवाइड करो, विभज्य काले, टाइम सही से डिवाइड कर सही से उनको ट्रीट करो, और वो ऐसा ना हो कि एक के कारण दूसरे का निग्लेक्ट हो जाए। तो ये भी तुम ध्यान रखो। ऑल दीज थ्री आर इंपॉर्टेंट, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज इंपॉर्टेंट, किसी को भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। और राजा होते होते तुमको इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि एक सिर्फ दिमाग में कुछ तुक भर गया तो उसके पीछे जाओ, ऐसा नहीं है। बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, एंड बी अवेयर of establishing that balance is also important in personal life and social life. Last one.
फिर वो और बहुत कुछ कहते हैं और फिर कहते हैं कि ये 14 चीजें हैं, चतुर्दश, इन 14 चीजों से एक राजा को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो ये इसमें कहीं पढ़ तो नहीं रहा है, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और उसका पहला वाला है नास्तिक्यम। अच्छा, अब नास्तिक्यम जो है वो वैसे एथिज्म लिखा है, बट नास्तिक मतलब ना अस्ति। बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अबाउट भगवान, ये वेदों की बात कर रहे हैं कि वेद मूल प्रमाण जो नहीं मानते उनको नास्तिक कहा जाता है। ठीक है, अब जो वेद को मूल प्रमाण नहीं मानते उससे क्या होता है कि वो पुनर्जन्म में नहीं मानते, यज्ञ करने में नहीं मानते, वगैरह वगैरह, है ना। तो वो कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो तुमको कह रहे हैं कि अरे ये कुछ नहीं है, ओनली प्रत्यक्ष मैटर्स। बेसिकली ये जो उनका जो इम्प्लीकेशन है दैट इज मोर फॉर पीपल जो चारवाक लोकायत टाइप के जो लोग थे, जो केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं कि मुझे जितना दिखता है उतना ही सच है, ये अगर नहीं दिखता तो ये सच नहीं है। ठीक है, कि वो एक है ना कि जो करना है करो, घी पियो, मजे करो, ऋण लो, सब करो, क्योंकि क्या मालूम यही एक तो जीवन है, इसके बाद मर जाएंगे तो कौन किसको पड़ा रहने वाला है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्। हाँ, करेक्ट। यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। यस, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। हाँ, बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे इसको लिख करके प्लीज भेज दीजिएगा। हाँ, ग्रुप में। हाँ, ग्रुप में इसको लिख करके भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, पक्का। थैंक यू। तो यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, जितना जीना है सुख में जियो। ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत्, वो कहते हैं कि ऋण करो, अगर आपको डेट लेना है डेट लो, लाइफ क्रेडिट पे चलाते रहो, क्रेडिट लेके घी पियो, मस्त में जियो, एकदम ऐश में जियो, ऐशो आराम की जिंदगी। क्यों? क्योंकि भस्मीभूत से देह से, ये देह तो रहने ही वाला नहीं है, जब हमें मरना ही है तो फिर वो ऋण, अगर आप पे किसी का क्रेडिट भी है तो वो क्या ही कर लेगा। तो यू नो ऑल दीज थिंग्स डोंट मैटर, तुम बस ऐश करो, भस्मीभूत से देह से वापस कौन आने वाला है, पुनर्जन्म वगैरह तो सब बकवास है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, कर्म सिद्धांत सब बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तुम लाइफ में मजे करो, तुम्हारा एक जन्म है, यू नो। ये जो पॉप कल्चर जिसे कहते हैं कि वन लाइफ, माई लाइफ माई वे, वगैरह वगैरह, यू नो, इस तरीका का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज व्हाट इन अ वे नास्तिकता सजेस्ट। ठीक है, कि आप बेसिकली आप पे कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ फॉलो ही नहीं, आप पे कुछ अप्लाई नहीं करते। अच्छा, अब आई वांट टू आल्सो मेंशन इट वेरी क्लियरली हियर कि चारवाक एज अ दर्शन, ठीक है, डज नॉट मीन कि इमोरल हो जाओ। चारवाक दर्शन में बहुत काम हुआ है, और प्रत्यक्ष प्रमाण वो जो मानते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि वैल्यू लेस जीवन जीना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो लोग कुछ चीजें मानते हैं, कुछ चीजें नहीं मानते हैं, बट दे डोंट से कि वैल्यू लेस या वर्च्यू लेस जीवन जीना है, ऐसा नहीं है। बट वो पूरा दर्शन का पार्ट है। यहाँ पर जो नास्तिक केयम की बात हो रही है, ये बेसिकली ऐसे लोगों की हो रही है जो कहते हैं कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ आप मजे करो और लोगों को भड़काते हैं ऐसी बातें कहकर कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो नहीं दिखता वो नहीं है। तो इस बारे में वो बात कर रहे हैं। तो एनीवे, सो नास्तिक्यम अनृतम, अनृतम मतलब झूठ बोलना, क्रोध प्रमाद, गुस्सा, प्रमाद करना, निग्लेक्ट करना, वगैरह वगैरह, दीर्घ सूत्रता, प्रोक्रास्टिनेट करना, पोस्टपोन करते रहना, कोई भी काम टाइम से ना करना, अदर्शन ज्ञानवता, बेसिकली जो समझदार लोग हैं उनसे सत्संग ना करना, उनको अवॉइड करना, क्योंकि वो कुछ भाषण दे देंगे तो उनको अवॉइड करना। आलस्यम, पंचवृत्ति नाम, बेसिकली पंचवृत्ति मतलब वही हमारे जो 5 सेंसेस है उनका ग्रेटिफिकेशन, उनको अवॉइड करना, आलस को अवॉइड करना। एक चिंतनम अर्थानाम अनर्थज्ञश्च, या तो अकेले कोई भी चीज का डिसीजन जो लेना हो अकेले लेना, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। या फिर जिसको अक्ल ना हो, जिसको इस बारे में कोई समझ ना हो, जो एक्सपर्ट नहीं हो उस फील्ड में, उनके साथ कंसल्ट करते रहना, तो ऐसा भी अवॉइड करो। फिर निश्चितानाम आरंभम मंत्रस्य अपरिरक्षण, जो काम निश्चितानाम अनारंभम, जो काम निश्चित कर दिया है कि ये करना है,
फिर उसको शुरू नहीं करना, उसको चलाते रहना। जैसे हमारे यहाँ वो ओपनिंग तो हो जाता है ब्रिज बनाने का, फिर 30, 40, 50 साल तक चलती रहता है, कोई काम ही खत्म नहीं होता, या तो शुरू नहीं होता या तो खत्म नहीं होता। तो ये भी अवॉइड करो। मंत्रस्य परिरक्षणम, जो कोई भी मंत्रस्य अपरिरक्षणम, कोई भी डिसीजन लिया हो उसको सीक्रेट ना रख पाना, ये भी अवॉइड करना है। तो बेसिकली तुमको कोई भी डिसीजन लिया उसको सीक्रेट रखना है। फिर मंगलादय प्रयोगम, कि कोई भी हम जब काम करते हैं ना, जैसे अभी पार्लियामेंट बन रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट का हमने शिलान्यास किया, मंत्रोच्चार करवाया, तो इसको हम मंगल कार्य कहते हैं। तो कोई भी काम जब शुरू कर रहे हो या कोई भी और रिलेटेड होगी, वास्तु कर दिया वगैरह, तो ऐसे जो मंगल कार्य है उसको भी तुम अवॉइड मत करो, ये भी करो। दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और क्या, प्रत्युत्थानम च सर्वतः, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्युत्थान सर्वतः, ऐसा नहीं हो कि तुम बहुत सारे मल्टीपल बैटल फ्रंट्स ओपन कर रहे हो, तुम 10 चीजें एक साथ उठा के घूम रहे हो कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कितने सारों को अपने एनिमीज बना दे रहे हो। इस तरीके से मत करो। डिसाइड, प्रायोरिटाइज कि क्या करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली उस पर अमल करो। एक साथ सब कर दो तो उससे भी कोई फायदा नहीं है, यू विल बी फाइटिंग मल्टीपल बैटल्स। तो पिक योर बैटल्स, and they don't have to be battles, they are basically pick your priorities, this is what he say। ठीक है, जब काम कर रहे हो तब सब एक साथ कर दूंगा ऐसे भी नहीं होना चाहिए। मन में जरा सोचो क्या महत्वपूर्ण है, क्या जल्दी हो सकता है, कितना एफर्ट लगता है, वगैरह वगैरह, एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड हाउ डू यू वांट टू प्लान आउट द थिंग्स यू वांट टू डू। तो ओके, सो दैट इज दैट। ये पूरा सर्ग है, 100वां सर्ग, 100 सर्ग है, ये आप पढ़िएगा, इट मेक्स फॉर अ वेरी गुड रीडिंग। तो I want to ask you something. Actually, I mean the pratyuthanam, that word. I mean the last sloka, I mean that you showed just now. In the English version of the Gita Press, it says raising from the seat indiscriminately to receive all. So I just correct, how my understanding of that was कि everywhere don't raise the seats, basically that's what I understood। उनका हिंदी भी इसी किस तरीके का है। So my understanding of that was कि don't raise the siege everywhere, मतलब क्या, basically don't open multiple battlefronts। Yeah, because that could be more relevant than rising up, I think। Because, correct, so he basically it's more war related, but I think it applies on everything, इसलिए I put it that way। तो और कोई कमेंट्स, थॉट्स, एनीथिंग? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये चैप्टर। और ये महाभारत में भी बहुत बार ऐसे आता है। तो महाभारत में एक प्रसंग है जब नारद मुनि युधिष्ठिर की सभा में आते हैं, और युधिष्ठिर की सभा में आकर वो भी इसी तरीके से सारे प्रश्न पूछते हैं कि तुम ये कर रहे हो ना, ये है ना, ऐसा है ना, वैसा है ना, फलाना दिखाना। तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना था, वो चाणक्य वाला है ना, तो क्या करें, किसी को कुछ कहना है या पहले वो दिखा दूं पहले? ओके, दिखा दीजिए। I will share that write-up। अरे यार, एक सेकेंड ना, कैसे जाना है मुझे वहां पर? एक सेकेंड। हाँ, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में एक पूरा टाइम टेबल दिया है कि राजा का डे इन द लाइफ ऑफ अ किंग बेसिकली कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने पूरा उसका टाइम टेबल दिया है। ऑफ कोर्स उसके बाद वो कहते हैं कि आत्मबल, कि अपने हिसाब से राजा बदल सकता है इसको, बट दिस इज जस्ट अ फ्रेमवर्क जो यूज हो सकता है। तो मैंने यहाँ 6 AM लिखा है, बट दैट इज बेसिकली जब सूर्योदय होता है। ठीक है, तो सूर्योदय जितने भी बजे होता है उतने हिसाब से होगा, 1.5 घंटे का स्लॉट है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, तो एक्चुअली फर्स्ट हाफ ऑफ द डे से बजाय हम एक्चुअली ठीक है फर्स्ट हाफ से ही कर दे कि 6 बजे से जो तुम्हारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, जो रक्षा, अर्थ वगैरह वगैरह जो सारे ये है, ये सारे काम तुम्हारे मंत्री के साथ बैठ के तुमको देखना है। ठीक है, 6 बजे से फिर 7 से 9 बजे तक जो राम कह रहा है ना कि तुम उठकर जाते हो ना, तुम्हारे प्रजा के सामने बैठते हो ना, राजमार्ग पर उपस्थित होकर उनकी बातें सुनते हो ना,
तो एग्जैक्टली वो वही कह रहे हैं कि ओवरसी एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्टेट एंड सिटीजन 7:30 से 9 के बीच, ठीक है। 9 बजे तो ये सब काम आपको नहाने और खाने के पहले करना है, ये वो कहते हैं। वो कहते हैं फिर 9 बजे ब्रेक लो, क्योंकि तुम तब से उठे हुए हो, तब ब्रेक लो, अब खाना खाओ, स्नान करो वगैरह वगैरह, ठीक है। और जो भी तुम्हारा पढ़ना है वो तुम पढ़ो, वो 1.5 घंटे में। फिर उसके बाद जब फ्रेश हो गए हो उसके बाद तो सारे जो इकोनॉमिक्स और जो फाइनेंस रिलेटेड है, पैसे रिलेटेड है, गोल्ड रिलेटेड है, किसी की अपॉइंटमेंट्स करनी है, तो वो सब उसके बाद करो। फिर उसके बाद तुम्हारा जो मंत्रिमंडल के साथ तुम्हारा जो मिलना है, यू नो मिनिस्टर्स के साथ जो तुम्हारी मीटिंग है, उसके बाद करो कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है, कॉन्फिडेंशियल क्या है, तो वो सारे उस समय 12 से 1:30 बजे के बीच बेसिकली उस स्लॉट में करो। फिर थोड़ा सा ब्रेक लो, यू नो सुबह से तुम काम कर रहे हो तो यू कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक, टाइम टू योरसेल्फ, तुमको चिंतन करना हो, कहीं वॉक पे जाना हो, किसी घर वाले से कुछ बात करनी हो, व्हाटएवर, टेक दैट ब्रेक। तो वो ब्रेक लो 1.5 घंटे का। फिर 3 बजे के बाद जो तुम्हारे प्राणी है, यू नो उनके तो बड़े बड़े गौशालाएं होती थी, हाथी के लिए होता था, घोड़े के लिए होता था, तो वो सब देखो, बिकॉज घोड़े हाथी केवल प्राणी या पेट नहीं है, वो लोग युद्ध के टूल्स है आपके पास, वो बेसिकली आपकी सेना ही है, जैसे लोग हैं वैसे आपकी सेना है वो। तो उसको भी तुम देखो उनका सब सही से हो रहा है कि नहीं, उनकी देखभाल रखा जा रहा है कि नहीं, अब जो आपके वेपन्स है सब कुछ। फिर इसके पहले तक तो आप अभी तक मिनिस्टर्स से मिले हो, अब 4:30 से 6 के बीच जो सारे आर्मी वाले हैं, जो आपकी सेना है, जो सारे चीफ ऑफ स्टाफ कह रही हूँ जो भी, बट बेसिकली जो आपके ऑफिसर्स हैं, जो आपका सेना को जो हेड कर रहे हैं, उन सब से मिलो, उनके साथ देखो क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। फिर 6 बजे जब सब कुछ हो गया तो आपका संध्या वंदना जो करना है वो कर लो आप। फिर शाम के टाइम पे आपको सारा जो कॉन्फिडेंशियल काम करना है कि आपकी स्पाइज हैं, ठीक है, जो गूढ़ जो काम है, जो अलग अलग देशों में आपने भेजा है, वो आए हैं, यू हैव टू अटेंड टू देम, एंड टिपिकली ये काम तो उनको स्वतः करना है अकेले, तो वो सारा काम आप तब करो। उसके बाद वापस आप खा लो, तो खाना सिर्फ 2 बार है, देखो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन खाते रहो, यू कैन ईट ओनली ट्वाइस, बेसिकली वो आयुर्वेद का भी कॉन्सेप्ट है कि 2 बार भोजन करना चाहिए। जनरली हम बहुत ज्यादा खाते हैं, जरूरत से ज्यादा, तो फिर वो खाने का टाइम से वापस नहा लो, स्वाध्याय करो, फिर 9 बजे आप सो जाओ, अपने चेंबर में जाओ, रानियों से मिलो, जो भी करना है, और फिर आप तुरंत, दैट इज द प्रहर जिसमें आपको सो जाना है, और सो जाना है, और फिर कितने 1:30 बजे उठ जाना है। बेसिकली वो कहते हैं 3 से 4 घंटे की नींद, दैट्स इट। एक राजा के लिए 4 घंटे की नींद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसलिए जब मैं मोदी जी का स्केड्यूल देखती हूँ तो आई फील वेरी अमेज्ड। उनका भी ऐसे ही है, 4 घंटे नींद, 3 से 4 घंटे नींद, 4 बजे उठ के उनका काम शुरू हो जाता है। So I'm very amazed कि maybe he's actually following this to the T. Anyway, so फिर उठ जाओ, तो बेसिकली अगर हम 6 बजे से सूर्योदय गिर रहे हैं तो 1:30 बजे में आप उठ जाओ, और तभी आपका स्वाध्याय का टाइम है कि जो यू नो धर्म का की बात प्लान करना है आपको, वो जो कह रहे हैं ना कि उठ जाओ, और जो अपरे रात्रिषु, जो राम जी ने कहा कि सूर्योदय के पहले, ब्रह्म सूर्योदय होने के पहले का जो रात का भाग है, तभी क्या करो, तभी तुम अर्थ नैपुण्य की बात करते हो ना, तो इसमें वही कह रहे हैं कि उठने के बाद ऑफ कोर्स तुमको तुम्हारा जो रोज थोड़ा सा मुंह हाथ धोना वो सब करना होगा, उसके बाद चिंतन करो, धर्म का चिंतन करो, फिलॉसफी का चिंतन करो, कुछ पढ़ना है पढ़ो, प्लान करो दिन का क्या करना है क्या नहीं, इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डेलिब्रेट, अर्थ नैपुण्य जो राम कह रहे हैं उन सब पे करो। फिर 4:30 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस टाइम पे जो तुम्हारे गुरुकुल वगैरह है उनके पैर छू। अच्छा, अब रामायण में क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे आप मतलब अलार्म क्लॉक्स नहीं होते थे, तो ये जो बंदी सूत मगध, ये जो लोग होते थे वो आके गाना गाते थे, आपको उठाते थे, स्वस्ति वचन गाते थे, श्लोक बोलते थे, जिससे महल में सबको पता चल जाए इतने बज गए अब उठना है, ठीक है। तो एनीवेज वो 4:30 बजे तो सब आ जाएंगे, राजा को तो वो कहते हैं आप उसके पहले उठ जाओ, ठीक है। और वो जब आते हैं तब सबका जिनका आशीर्वाद लेना है, आपके जो गुरु है, जो ऋत्विज है, जो आपके वैद्य है, उनको आपको देखना है, जो चिकित्सक महानसिक जो खाना बनाते हैं उनको आप मिलो, उनको ढंग से रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके खाने में पॉइजन मिला दिया, सब खत्म एक बात में। तो आपके कुक, आपके रॉयल कुक को भी आपको इतना भाव देना है, रोज सुबह उनसे मिलना है, चिकित्सक और जो एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि ज्योतिष वाज इंपॉर्टेंट, आप टाइम देखकर कार्य करते थे।
तो ये पूरा उन्होंने दिया हुआ है अर्थशास्त्र में। तो मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने जब पढ़ा था तो ये तो उन्होंने सिर्फ श्लोक फॉर्मेट में दिया। आई वाज लाइक नहीं मुझे ये प्रॉपर टेबल बनाना है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ओके, सो एनीवेज वी आर बियॉन्ड 8:30। किसी को कुछ कहना है, शेयर करना है, प्लीज। Fabulous. Thank you so much. Thank you. एक्चुअली ये सरगम मेरे लिए भी बहुत ही एनलाइटनिंग था। मुझे बहुत मजा आया, ये पढ़ते हुए भी बहुत मजा आया। इसलिए आई लाइक नहीं इसमें एकाध नहीं, इसमें जितने ले सके उतने श्लोक ले लेते हैं पढ़ने के लिए। मैं एक बात साझा करना चाहूंगी अमी जी। अभी जब से कोरोना आया और हम सब वर्क फ्रॉम होम वाले स्टाइल में आ गए, और मुझे लगता है अप्रैल से फरवरी मार्च तो थोड़ा अफरा तफरी का टाइम रहा ना, कि क्या होना है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अप्रैल से थोड़ा शेड्यूल हमको मिल गया कि भाई अब शुरू करो वर्क फ्रॉम होम, यहाँ से ये वो। मैंने खुद से, तब तक मैंने ये नहीं पढ़ा था, देखा भी नहीं था, आज आपने दिखाया। मैंने खुद से ये जो 2 टाइम वाला है ना, आपने ये सही कहा। हम ना पहले सवेरे उठेंगे 7 बजे, चाय के साथ कुछ चाहिए, फिर ब्रेकफास्ट चाहिए, फिर लंच चाहिए, फिर लंच और डिनर के बीच में कुछ चाहिए, फिर डिनर चाहिए। ये क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में खूब टाइम मिला, अगर आपने शेड्यूल कर लिया 10:30 से 11:30 में जो खाना वो खा लो, बीच में एक बार चाय के साथ, देन डिनर ओनली 6:30 से 7 के बीच में। ये सच में 1 साल से मैं फॉलो कर रही हूँ, जब से कोरोना का आया, और मुझे पर्सनली इतना बढ़िया फील हो रहा है, और इतना समय मिल रहा है, और शेड्यूल्ड काम कर पा रही हूँ मैं। तो सच में ये तो बिल्कुल सही है, फॉलो करने जैसा। जो आपने कहा ना कि बड़ा अच्छा लग रहा है जब हम 5 बजे उठ जाते हैं और पूरा दिन प्लान हो जाता है हमारा। 1:30 बजे तो नहीं उठ सकती, लेकिन 5 बजे उठ जाती। नहीं, वो तो सब राजाओं के वैसे भी मैंने जो सुना है, बहुत पुष्टि तो नहीं कर सकती, लेकिन जितना सुना है, कहते हैं कि जो व्यक्ति तरीके से सोता है ना डीप स्लीप में, उसको 4 घंटे से ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि गुरुओं से तो मैंने ये भी सुना, और मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि सोते नहीं है, कहते हैं कि शरीर को नींद चाहिए, को आराम चाहिए, लेकिन हमारा मन ऐसा है कि जब तक मन को सुला ना दो, शरीर को आराम हम दे ही नहीं पाते, और इसलिए नींद की आवश्यकता होती है। अन्यथा अगर आप आराम से लेटे हुए हैं, शरीर को आराम दिया हुआ है और मन को चला नहीं रहे हैं, तो भी वो पर्याप्त होता है। किंतु वो एक स्टेट होती है जहां तक हम तो पता नहीं कभी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, वो तो बड़ा डिस्प्यूटेबल है हमारे लिए। पर ये है कि 4 घंटे, और ये जो मॉडर्न मेडिसिन का हिसाब किताब है कि 8 घंटा सोना चाहिए, ये पूरा रिसर्च ही बेस्ड उन लोगों के ऊपर होता है जिनका लाइफस्टाइल कंडम होता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक है तो यू रियली डू नॉट नीड मोर देन 4 आवर्स ऑफ स्लीप। इवन खाने को लेकर के आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, वो बोलेंगे कि थोड़ा थोड़ा खाइए, दिन में 6 बार खाइए, 7 बार खाइए। दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ ईटिंग, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योर डाइजेशन एनी टाइम टू रेस्ट। मैंने करीब 1.5 महीने से इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत सीरियसली लिया है, और मैं देख रही हूँ उससे इतना फर्क पड़ा है पूरे मेरे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन की बहुत शिकायत हमेशा से रही है। इट्स लाइक हेरिडिटी। मैं भी इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट वर्ष होने आया, ठीक है, बट अब मैं एकदम इंटरमिटेंट वाला वो जो 16 घंटे 8-16 नहीं करती मैं, बट मेरा एनीवेज रात के खाने के बाद सुबह के खाने के बीच 14 घंटे का डिफरेंस तो हो ही जाता है। वो और तो इजीली हो जाता है, मैं आराम से होता है। हाँ, और अगर आप देखो तो हम 2 बार खाने की बात करें तो दैट इज एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग ओनली, है ना? क्योंकि रात के एक खाने के बाद सुबह को, जैसे वो कह रहे हैं रात को आप 7:30 बजे खा लो, फिर सुबह को 9 बजे, 14 घंटे हो गए, है ना? तो वो नेचुरल, दैट वाज द नेचुरल लाइफस्टाइल, वही फ्लो है, वही होता है। और अगर आप वाकई काम वगैरह कर रहे हैं तो खाने के बारे में सोच भी नहीं पाता है व्यक्ति, लेकिन जब दिमाग जो है वो बिल्कुल हिला डुला रहता है और मन नहीं लगता आप जो कर रहे होते हैं, तो भोजन की तरफ आकर्षण एकदम से जाता है। नहीं, और भी होते हैं, जैसे मैं एक जमाने में स्ट्रेस ईटर हुआ करती थी कि स्ट्रेस आया कि खाना, स्ट्रेस आया कि खाना, दैट वाज लाइक, हाँ वही कह रही हूँ ना, आप काम में अगर मन नहीं लगता हो तो स्ट्रेस होगा ना, तो फिर आप भोजन की तरफ भागोगे। दैट बिकम्स अ सब्स्टिट्यूट टू द लव दैट यू नीड अदरवाइज इन योर लाइफ।
वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग था। लॉट ऑफ लीडरशिप आपने क्वालिटीज। फ्रेज हाँ मतलब अजय, अमी आपने एक फ्रेज यूज किया स्टार्टिंग में somewhere around 15 minutes into the discussion. ही इज कॉलिंग मी आप नाउ, फिर मुझे गाली देगा फोन पे। अजय यू कैन कॉल मी तू। हाँ तो right. So you use this phrase शत्रुघ्न अश्रु, ये मैंने पहली बार सुना है लाइफ में। कौन सा? What is that? शत्रुघ्न अश्रु। अच्छा ये वाला अश्रुणी, I've अश्रुणी heard, हाँ अश्रुणी। So I अश्रुणी, have हाँ heard this first time in my life. ये क्या है? अश्रुणी बेसिकली अश्रुणी इन द अश्रु। जो भी आपको ऐसे इनोसेंट लोग के पुत्र जो अश्रु में उनके जो अश्रु बहेंगे वो आपका राज्य का विनाश कर देंगे। दैट इज व्हाट दैट फ्रेज इज सेइंग। ये कह रहे हो ना तुम? वो बेसिकली ये भी होता है ना, वो जो कहते हैं ना, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। हाँ। हमेशा कभी भी कमजोर सही, को आप सही। सताएंगे तो उसकी आह लगेगी। हाँ एग्जैक्टली यही है। तो बेसिकली द शब्द इज पतंती अश्रुणी। पतंती इट्स अ संधि, इसलिए वो पतंती अश्रुणी ऐसा हो गया। इट्स अ पतंती अश्रुणी, अश्रु फॉलिंग, पतंती मतलब गिरना एंड अश्रु इज अश्रु बेसिकली। Okay. तो कई बार ना वो संधि के कारण वो शब्द बहुत और अजीब लगते हैं। तो हाँ तो all right, thank you. आप जब कह रहे थे कि जो सेवक है उसको श्रम का मूल्य बिल्कुल सही समय पे मिलना चाहिए, तो लॉट ऑफ थॉट्स वाज रनिंग इन माय माइंड। ये उस जमाने की बात थी जब सेवक में भी एक सेवक भाव था। आज के डेट में मैंने देखा है कई स्थानों पर कि आप समय से दीजिए, उसके बाद देखिए वो गायब कैसे होते हैं आपको बिना बताए, और एंड दे टेक यू फॉर ग्रांटेड। And I have seen people actually developing this habit कि नहीं पेमेंट तो मैं 5 दिन बाद ही करूंगा, otherwise you pay them on time and they run away and then you are and they don't give you time to plan कि ठीक है जाना है, वो सबको समझ आता है, but it will be so instant. So self centricity इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना कि इसकी पूरे जाल दिखते हैं। सही है। एक्चुअली कैसा हो गया ना, पहले या जनरली जब शास्त्र में बात होती है, द राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्तव्य और राइट्स एक साथ जाते हैं। आज हम केवल राइट्स की बात करते हैं। आप देखो पॉलिसी भी करेंगे तो देर से, स्पेशली जो ह्यूमन राइट्स वाले जो एनजीओस वगैरह, दे विल टॉक अबाउट राइट बेस्ड पॉलिसीज। अरे राइट कोई ऐसा थोड़ी कोई भगवान ने दिया हुआ राइट है। द राइट गोज विद कर्तव्य, और द कर्तव्य इज गेटिंग फॉरगॉटन मोर एंड मोर। तो उसके कारण कर्तव्य कोई नहीं पूछता है, बिठा करके खिला दो, उनका सबका अधिकार है, जीवन अधिकार है, पर अगर यही अस्तित्व को देखेंगे तो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के कहाँ राइट मिलता है। होना तो वैसे ही चाहिए, और क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने से भी लोगों को डर लगता है, इसलिए आप देखो जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो सम ग्रीवेंसेस आर जस्टिफाइड। मैं हर चीज की ये नहीं कह रही, बट बहुत सारे लोगों के ग्रीवेंसेस ये भी होते हैं कि अरे प्राइवेट हो जाएगा, हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा या ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ज्यादा काम और एकदम सिक्योरिटी सही भी है। नहीं रहेगी, इनसिक्योरिटी है। सिक्योरिटी। और एक ये भी है कि आज का जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें तामसिकता इतनी बढ़ गई है कि व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है। कई स्तरों पर देखा जाता है ये बात। बहुत कम डेडिकेटेड लोग मिलते हैं आपको, बहुत कम नहीं, लेकिन जेन्युइनली सभी कमिटेड ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। हैं। नहीं बिल्कुल सभी ऐसे नहीं है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ। और लेकिन जो हाँ, काम करता है उसको नतीजा तो मिलता ही है उसका। नहीं करेंगे श्रम तो फिर सक्सेस भी नहीं है। जिनके मन में क्लियर आइडिया है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है तो उन्हें श्रम तो करना ही है। एक्चुअली ये बात ना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो पॉलिसीज होते हैं ना, उस हिसाब से भी लोगों का मानसिकता पर असर होता है। जैसे कि आप देखो कम्युनिज्म एज एन इकोनॉमिक पॉलिसी, व्हाई डिड इट नॉट वर्क इन एनी कंट्री? चाइना में इट वर्क बिकॉज चाइना में इकोनॉमिक पॉलिसी इज नॉट कम्युनिस्ट, इट्स कैपिटलिस्ट एज मच एज यू वांट। बट बाकी सब जगह जहां पर फिर आप क्यूबा ले लो, रशिया ले लो वगैरह वगैरह, तो वो होता क्या है इस आइडियोलॉजी का, आई एम कीपिंग इंडिया आउट ऑफ दिस फॉर नाउ, आप कितना भी कुछ कर लो, आपको जो मिलना है वो तो वैसा ही है। ठीक है, सबका इक्वल है। आपके मेहनत का देयर इज नो रिलेशन बिटवीन योर मेहनत एंड द व्हाट यू गेट।
ठीक है, तो जब ऐसे ही आपको साइकोलॉजिकली ऐसे ट्रेन किया जाए कि भाई मिलना तो इतना ही है, तो फिर यू विल ट्राई टू मिनिमाइज योर वर्क एज मच एज पॉसिबल। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। नहीं, कितना होता है अमी कि हम देखते हैं कि सुपीरियर जो है वो जूनियर के काम के ऊपर ठप्पा लगा के निकल देता है। ये तो बहुत होता है। मेरी एक कुलीग है, वो आर्टिकल्स लिख करके देती है, अपने नाम से एडिटर छाप लेता है। तो तो ये मानव प्रवृत्ति जो है ना, इनसिक्योरिटी भी इतनी बढ़ गई है, तमसा भी बढ़ गई है, और जो लाइफस्टाइल है उसमें चकाचौंध भी इतना है, ग्लैमर भी इतना है कि आकर्षण भी बिल्कुल दूसरे तरफ है। तो राम राज्य की तो इसीलिए कमी हो जाती है ना, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि वो राम राज्य था। इसीलिए तो कहते हैं कि बचपन से ही जब पढ़ाई के अंदर ऐसे सब सब्जेक्ट्स डाल दिए जाएं तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो बदलाव लाना जरा कठिन ही हो जाता है। अभी मैं किसी काम से NEP 2020 पढ़ रही थी, 2 दिन पहले की बात है, मुझे एक रिपोर्ट बनानी थी। उसमें एक जगह मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि आप उन यंग लीडर्स को आगे ले आइए, हायर इंस्टीट्यूशंस को कहा गया है, जो स्ट्रेसफुल परिस्थितियों में भी काम कर सकें और किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से जल्दी बाहर आ सकें, और भी बहुत सारी चीजें थी वहां पे। मैं सोच रही थी कि ये जमीन पे कब आएगा, जो अभी ये रीता जी कह रही थी कि ऐसे भी ये हैं बॉसेस जो अपने नाम पे दूसरों का आर्टिकल छपवाते हैं, और ये बहुत सही है। अयोग्य व्यक्तियों को लीडरशिप मिल जाती है बहुत सारी जगहों पे, आप लोगों को का भी अनुभव होगा, तो वहां पे ये सब होता है। तो हमारी पॉलिसीज हमेशा से ही, पॉलिसीज तो मुझे, आप डीप में पढ़िए तो वहाँ कमियां नहीं नजर आती हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में कमियां नजर आती हैं, उनको जो मैनिपुलेट किया जाता है, उनका मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और प्रोफेशनल करियर में मैंने बहुत अच्छे बॉस के साथ भी काम किया है और बहुत भयानक बॉस के साथ भी काम किया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था मेरा कि मुझे लगता था कि मेरे जो सुपीरियर है ही सपोज टू गाइड मी, पर मुझे गाइडेंस मेरे कुलीग से मिलता था जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे सेल्स में, और मैं सोचती थी कि यार ये सुपीरियर है, और मैं एकदम नई नई इंडस्ट्री में गई थी। आई मीन दिस इज द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, 2002-3 की बात है। तो मैं सोचती थी कि यार ये तो अभी यहाँ बैठा हुआ है, इसको तो सब कुछ आना चाहिए, he would have accomplished so much, that's why he is there. It was almost after 6-8 months that I discovered he is not there because of his caliber, he is there because he was there on the right time. उसका सीनियर आगे बढ़ गया, वहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई, इनकी सीनियरिटी बनती थी, ये वहां चले गए, उनकी टीम के साथ ये खा रहे हैं। So somebody else created the team, somebody else worked on the team, and he is having a gala time now. तो ये सब टाइमिंग वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स इन आ जाते हैं कि किसको क्या मिलता है। ये अपने एटीट्यूड की और अपनी ऑनेस्टी की बात होती है कि आप कमिटेड तरीके से काम कीजिए। इट इज ओनली फॉर योर ओन गुड स्लीप। जहाँ तक गाइडिंग की बात आती है, शिल्पा हैज बीन वेरी लकी गेटिंग सम ऑफ दीज अमेजिंग sarcastically amazing bosses. So Shilpa and I work together, इसलिए मैं जानती हूँ। You want to talk about it, Shilpa, guiding superiors? हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है कि everybody is in a competition at the end of the day. सबको ये है कि अपनी पोजीशन कैसे मजबूत करो, है ना। और जब एज ऋचा जी आपने कहा कि इनसिक्योरिटी जब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तो आप किसी को यूज एंड थ्रो करने से भी बात नहीं आती। Absolutely. आपको सीज केवल आप आपके जूनियर्स को एज अ मेंटी लेते ही नहीं हो, आप उनको भी हम अपना कंपटीशन या टूल बनाते हो अपने प्रमोशन के लिए। सीढ़ी होती है, सीढ़ी होती है, चढ़ो और निकल लो। और कभी कभी तो आपका अच्छा काम ही आपके बहुत सारे दुश्मन क्रिएट कर देता है। हाँ, ये बात है। आई नो सेल्स पीपल जो कहते हैं कि अभी आ गया है ना, इसको दिखाना नहीं है, वी विल शो इट ओनली व्हेन द टाइम कम्स। पहले दिखा देंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर और बढ़ा देंगे। तो वही कह रहे हैं कि एक ये होता है कि I'll tell you, ये बात में ना I actually sympathize with the sales guys. Because मैंने being on the other side in the corporate, मैंने ये देखी है tendency कि जितना आप उनको चूज सको ना, चूज लो। ये तो इसके कारण तो वो एक दूसरे की साइकोलॉजी बनाते हैं। करेक्ट।
मेरे साथ एक बार हुआ था कि somehow I was on 100% अचीवमेंट। ऐसे बॉस मेरा टारगेट बढ़ा दीजिए, ऐसे 100% कोई थोड़ी अचीव करता है, 20-30% होता है वो ठीक है, 100% ओवर अचीवमेंट इज क्रेजी। फिर अगले साल तो पता नहीं क्या क्या टारगेट दे दोगे, इसको चेंज करो मेरा पूरा। It was like that. वही है ना कि राम तेरे संसार में भांति भांति के लोग, you get all kinds of people. So there are genuine people and there are people who will take you on ride also. चलो इट्स 9 much. घंटा हो गया, तो अगला सेशन भी अच्छा होगा। अगला सेशन इज ऑन जाबाली। तो जाबाली एक ऋषि है, पर राम क्योंकि किसी की बात नहीं मान रहे वापस आने की, तो वो एक्चुअली चारवाक फिलॉसफी का कुछ पार्ट लाते हैं उनको समझाने के लिए। सो दैट पार्ट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट वो जो काफी सारी कहती है ना, वो हम कहते हैं वो हमको बहुत मानने जैसी लगती है। तो हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी ना, अभी आप थोड़ी देर पहले सोशलिज्म शब्द का प्रयोग किया था। जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लेक्चर्स पढ़ते हैं, आप देखिए उन्हें, वो मतलब क्या नहीं है हमारे यहाँ। हम अपने बुजुर्गों को जो अब काम नहीं कर सकते उनके बारे में भी सोचते हैं, हम बच्चों के बारे में भी सोचते हैं, हम इस वर्ग के लिए भी सोचते हैं, हम उस वर्ग के लिए। तो फिर क्यों वो ठप्पा लगाने की क्या जरूरत है? इसलिए दीनदयाल उपाध्याय ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात कही है ना। वही उसी की मैं बात, वो धर्म को ही उन्होंने शायद इंटीग्रल ह्यूमनिज्म नाम का ये दे दिया। वही उसी की मैं बात कर रही हूँ। उसी की। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था आज का। अच्छा लगा। अगला भी आई गेस जवाली वाला भी बहुत अच्छा है, जिस तरीके से वो कुछ अपने विचार ला रहे हैं उनको कन्विंस करने के लिए। और फिर राम जी गुस्सा हो जाते हैं कि अरे तुम क्या मुझे ये लोकायतों वाली सीख दे रहे हो। बट इट्स इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक उनका उस जमाने में शायद उनको कंप्लीटली रिजेक्ट कर देना एक चीज थी, आज के जमाने में शायद उसका कोई पार्ट रेलेवेंट भी है। तो आई थिंक इट विल मेक फॉर अ गुड डिस्कशन। Okay, Ami, just a point about socialism that you mentioned, and there are so many others who have contributed on this. And I am you know me, I'm an absolutely right-wing man, okay, who believes economically right-wing man, and otherwise also. However, in the kind of world that we are living in today, the left may not be in power, but will remain relevant. You know, we have to always remember this, that they will remain relevant, because as India moves on the path of economic growth, if we do not take care of the inequalities will increase. You know that. You know that very well. Inequalities will increase. And if we do not take care of the people who do not progress as much as the others, the left will become more relevant. So we may not like it, we may not approve of their beliefs and ideologies, but their relevance cannot be ignored. No, I just wanted to say just one line I wanted to say. Otherwise, you know me, this is a fantastic point, and I think that is why, frankly, I wouldn't even call myself economically right. Culturally, probably, because I do not even believe in unconstrained capitalism as it is defined today. Because आप एक सोसाइटी के पार्ट को छोड़कर नहीं आगे बढ़े। और वही जो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो बात उन्होंने अनीता जी ने की, he talks about integral humanism. इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज बेसिकली अ समन्वय कि आप एंटरप्राइज को मत दबाओ। एंटरप्राइज तो जरूरी है, ठीक है, आपके धर्म से मूलम अर्थ, पर साथ ही आपका जो बाकी वर्ग है उसको भी आपको साथ लेके चलना है। और अगर आप हम धर्म का समझे ना, तो धर्म वही है। अगर हमारे में एक कहावत है, हमारे में मतलब शास्त्र में कहावत है, जिसका मुझे अभी संस्कृत एग्जैक्ट शब्द याद नहीं आ रहा है, मैं आपको भेजती हूँ। वो कहते हैं कि 100 हाथों से इकट्ठा करो और 1000 हाथों से दो, कि कमाना भी आवश्यक है पर दान देना भी उतना ही आवश्यक है। दान करना नॉट इन द सेंस ऑफ ओ मैं चैरिटी कर रहा हूँ, वैसे भी नहीं, बट इट इज योर कर्तव्य टुवर्ड्स द सोसाइटी जहां से आपको इतना मिला है। तो वो कुछ तो है कि 100 हाथ से लो, 1000 हाथ से दो, ये हमारी प्रकृति रही है। और इनफैक्ट अगर आप देखो तो बहुत सारे जो हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल अंबानी इज सो रिवाइव्ड, ठीक है, कुछ टैक्स में ये किया होगा, इतना सारा उन्होंने
फेवर्स दिया होगा, वो सब एक चीज है, पर जितना सोशल सेक्टर में, समाज में काम अंबानी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो क्वाइट अ लॉट, दे डोंट टॉक अबाउट इट। गुजरात के जो वो जूनागढ़ आप ले लो, या उनका खुद का जो वो जो टाउन से जहां से वो आते हो, रामनगर, वाडनगर नहीं, इट्स जामनगर, जामनगर में तो रिफाइनरी है, पर उनके पास एक गांव है जहां से वो आते हैं, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट गांव, ठीक है, जहां से उनका ओरिजिन है। वो तो काफी सालों से मुंबई में रहते हैं, बट वो सबकी उन्होंने शक्ल बदल दी है। उसके अलावा वो लोग जितना करते हैं डोनेशन और चैरिटी और काम, जिसके बारे में बात नहीं होती, वो तो एक चीज है। और यही आप देखो तो ये हमारे बहुत सारे जो एंटरप्राइजेस है, इनका यही था। आप देखो आज का अगर हम इग्नोर करें तो इनफैक्ट आज भी बहुत सारे ये जो तीर्थ स्थान होते हैं, है ना, वहां कितनी सारी धर्मशालाएं होती है, और धर्मशाला आप देखिए ज्यादातर बनियों की बनाई हुई होती है, किसी सेठ XYZ के डोनेशन से बनी होती है। और सिर्फ सेठ के XYZ डोनेशन से एक बार बन चुकी है ऐसा ही नहीं, कंटिन्यूअसली उसका ऑपरेशंस भी देखते होते हैं, सारा फ्री में। आज हमारे तीर्थ स्थानों पर कोई भी जा सकता है, भले ही 5 स्टार होटल्स ना हो, पर ऐसी धर्मशालाएं हैं जहां पर हाँ आ जाए ना नहीं। टुडे अभी उत्तराखंड में जो ग्लेशियर बर्स्ट हुआ, द फर्स्ट कॉर्पोरेट टू सेंड मॉनिटरी हेल्प वाज रिलायंस, मुकेश अंबानी। एंड लास्ट ईयर ये लॉकडाउन और वो सब की वजह से जब बद्रीनाथ में सैलरीज देने के पैसे नहीं थे, सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो टाइम अंबानी फैमिली ने सारे पैसे दिए थे देवस्थानम को। एंड द विलेज व्हिच यू आर रिकलेक्टिंग इज चोरवाड़ मैं चोर कह रही हूँ, चोरवाड़, यस चोरवाड़। हाँ, तो करेक्ट। तो और मतलब ये इतने सालों से है, तो क्योंकि हमारे भी क्या कहते हैं कि जो अन्नदान, ऐसे धर्मशाला, तीर्थ स्थलों पे धर्मशाला वगैरह, तो ये बहुत किया है हमारे जो बिजनेसमैन, जो ट्रेडर्स एक जमाने में होते थे। आप गीता प्रेस देखो, आज गीता प्रेस, अगर आज हमारा जो भी धर्म की ज्ञान हमारे में शेष है, तो उसमें गीता प्रेस को सबसे बड़ा श्रेय जाता है। और गीता प्रेस को बनाने वाले कौन थे? वैश्य गोयंका, जयदयाल गोयंका जी। उन्होंने एकदम सारा इन्वेस्टमेंट, सारा कुछ उनका है, लिटरली 1-1, 2-2 रुपए की उनकी पुस्तकें छपती थी। ये जो रामायण का सेट है 50 साल पहले, ये पूरा 12 रुपए का, आप सोचो तो सही, बिना एनी प्रॉफिट के वो सब। तो एक तो बिजनेस अपनी जगह पर है, पर ये हमारी हमेशा से वृत्ति रही है, जो कहीं ना कहीं अभी जाकर हम वो बिल गेट्स के डोनेशन की बात करते हैं, हम वो ये लोग जो बड़ी बड़ी चैरिटी करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लोग तो करते आ रहे हैं और बिना कहे, क्योंकि हमारे में कहते हैं कि चैरिटी की आप पब्लिसिटी नहीं करते। तो ये हमारा वैल्यू रही है, एंड आई थिंक ये वैल्यू को एंट्रेंच होने की और भी आवश्यकता है as we grow, as we become more economically going forward. तो you're very right मनीष जी, हम किसी को छोड़ नहीं सकते, और अगर लोग छूटते गए तो obviously ideologically left उनको पकड़ लेगा, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। very very right. Exactly. खैर, जहाँ तक किसी भी समाज की बात होती है तो हर तरह के फोर्सेस का होना जरूरी है टू कीप इट इन चेक। कोई भी एक पलड़ा जहाँ भारी होता है ना, बस वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगता है। और आप जो दान की बात कर रहे थे, इसीलिए गुप्त दान का हमारे यहाँ इतना ज्यादा ये महत्व रहा है, क्योंकि दान अगर आप बजा बजा के पुंगी कर रहे हो तो वो तो अहंकार का द्योतक हो जाता है। Absolutely. चलिए, थैंक यू सो मच, आई विल टेक योर लीव। बहुत अच्छा लगा, बहुत बस I will close with the प्रार्थना, prayer. ठीक है। Sit straight. अरे प्रार्थना कहते हैं, ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। बस एक ओम चैंट करेंगे, as you exhale चैंट करें ओम।
slowly open it. चलो, मिलते हैं अगले सप्ताह। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank Thank you. you. God bless you, Ami ji.